हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। यह जो सेशन है एग्जाम पैक सीरीज का दूसरा लेक्चर, क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज। और पॉलिटिकल पार्टीज के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके टर्म टू एग्जाम में आने वाले हैं। जी हाँ, जो क्वेश्चन आएंगे वही क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देखो कोई नहीं आपको बता सकता कि क्वेश्चन क्या आने वाला है, लेकिन कैसा आने वाला है उसकी तैयारी जरूर की जा सकती है। एंड आई कैन प्रॉमिस यू कि वो तैयारी हम बेहतरीन करेंगे। ठीक है, तो मनी एंड क्रेडिट का मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने एग्जाम पैक वाला वीडियो देख लिया है। वहां पे आपको उस चैप्टर के क्वेश्चंस जो है वो समझ में आ गए कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन को लिखना है। तो एज आई टोल्ड अर्लियर, क्या कि ये सिर्फ वीडियो नहीं है, दिस इज अ वर्कशॉप की जहां पे हम सीखेंगे कि किस तरह से आंसर्स को टैकल किया जाए, किस तरह से आंसर्स को लिखा जाए। तो वो सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बताते चल रहा हूं। वो सारी चीजें हम इवेंचुअली क्या करते हैं, जैसे जैसे लेक्चर में आगे बढ़ते जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि हाँ, शॉर्ट आंसर ऐसे आ सकते हैं, लॉन्ग आंसर ऐसे आ सकते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर कैसे आ सकते हैं। तो कहानी वही है, बस चैप्टर अलग है। तो चैप्टर यहां से हम स्टार्ट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज। फाइन, तो पॉलिटिकल पार्टीज के हम क्या करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, वेरी शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने आप लोगों से मनी एंड क्रेडिट वाला जब आपको लेक्चर दिया था तो कुछ सजेशंस मांगे थे कि सब कुछ बढ़िया है कि इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है। तब आप लोगों ने कुछ वैल्यूएबल सजेशंस भी दिए। ठीक है, तो आई गो थ्रू दी कमेंट सेक्शन। तो कमेंट सेक्शन को एक कन्वर्सेशन पॉइंट मानकर चलना। हाँ, तो मैं कमेंट सेक्शन में रास्ते से गया, उस रास्ते से तो मुझे पता चला आप कह रहे थे कि सर कुछ क्वेश्चंस और बढ़ा दिया जाए। ठीक है, डन। किसी ने सजेशन भी दिया कि ऐसा हो जाए कि असर्शन रीजन भी आ जाए। तो देखो बाबू, माथा देखो तिलक करो। यहां पे क्या है कि यहां पे आप जैसे देखेंगे तो आपका पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं होने वाला, सब्जेक्टिव होने वाला है। तो असर्शन रीजन जैसे टर्म 1 में मैंने आपको कितने प्रैक्टिस करवाए थे, क्योंकि वो आने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। अभी क्या है, यहां पे पैसेज वैसेज से आएगा, वो केस अलग है, वो केस अलग है। बेसिकली पहले हम इस पे फोकस कर लेते हैं, फिर केस बेस्ड क्वेश्चंस की जब बारी आएगी तब और समझ लेंगे हम। ठीक है, तब और समझ लेंगे। एक किसी ने एक पॉइंट ये भी दिया था क्या कि क्यों ना हम कुछ थोड़ा सा वार्म अप कर लें स्टार्ट करने से पहले। दैट इज अ गुड आइडिया। ठीक है, और वार्म अप के लिए भी देखो असला बारूद बहुत है अपने पास, तुम बस पढ़ते जाओ। कितना पढ़ोगे, मैं पढ़ाते पढ़ाते नहीं थकूंगा, तुम मत थक जाना बस पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तो वो भी हम क्या करेंगे, एक पॉइंट पे आके डिस्कस करेंगे। ठीक है, वार्म अप सेशन जो है उसको एक अलग तरह से लेंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। फाइन, बाकी ऑल सजेशंस एक्सेप्टेड। और अब उस लाइन पे हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अपनी कह सकते हैं तैयारी पूरी रखो, अपने पास में पेन पेंसिल जरूर रखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहीं आते, कहीं क्वेश्चन आते, कुछ होमवर्क क्वेश्चन देता हूं तो उसे नोट डाउन करना और फिर वहां से कहानी को आगे बढ़ाना। इज इट क्लियर? ठीक है, यहां तक अगर सब कुछ क्लियर है तो आगे कूद पड़ते हैं। उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टेलीग्राम चैनल जो है, ठीक है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करना। फायदा यह है कि आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, कब कौन से सेशन आने वाले, टाइम टेबल वगैरह, जिसमें भी कंफ्यूजन रहता है वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। अगली चीज यह है कि अनअकैडमी ऐप जरूर से डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ये जो पूरा मार्च का मजेदार महीना है, इसको हमने कैसे प्लान आउट किया है कि आपको पूरा चैप्टर का मर्जर मिल जाता है। ठीक है, आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं और फिर जिस दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ते हैं उसी दिन रात में हम मिलते हैं कहां पर, फ्री स्पेशल क्लास में। तो इस स्पेशल क्लास में मैं आपके डाउट्स भी क्लियर कर देता हूं। इजंट इट? मनी एंड क्रेडिट वाले पैटर्न से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो डाउट सॉल्व करेंगे हम, आज भी मिलेंगे जैसे। ठीक है, तो डाउट सॉल्विंग के लिए आपको 8:30 बजे स्पेशल क्लास मिली जाती है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे ये जो आप पूरा का पूरा सेशन देखेंगे तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप से फ्री में। ठीक है, उसके अलावा क्या है, बहुत सारे और भी फीचर्स है, जैसे लाइव पोल्स वगैरह, ये सारा सब कुछ आप क्या कर सकते हैं, ऐप पर एक्सप्लोर कर सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। फाइन, अब देखते हैं आगे आगे क्या कहानी है। आगे कहानी ये है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो पैटर्न वही रहने वाला है एग्जाम पैटर्न में, सेक्शन ABCDE। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन और मैप वर्क, ये सारी चीजें आने वाली है। 3 नंबर का मैप वर्क आएगा। अगेन पॉलिटिकल पार्टी से कोई मैप वर्क आना नहीं है आपका, बढ़िया है। ठीक है, मैप वर्क ज्योग्राफी और हिस्ट्री से ही आना है। ठीक, फिर उसके बाद अगर इधर देखते हैं हम तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में क्या है, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर के। ठीक है, तो इस तरह से क्या रहेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स के रहेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे 3 मार्क्स के, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्क्स के। ठीक है, तो ये वेटेज रहने वाला है, ये वेटेज रहने वाला है किसका, ये वेटेज रहने वाला है आपके क्वेश्चंस का। क्लियर हुआ? अब देखो, तो वो जो वार्म अप वाली बात हो रही थी, थोड़ा सा कूद लो अपनी जगह पे, एक वार्म अप कर लेते हैं। वार्म अप ऐसे कि मैं कुछ क्वेश्चन देते जा रहा हूं, हम जुड़े हैं मन से। ठीक है, तो आपके मन में आपको क्या करना होगा, जवाब देना होगा इस सवाल का। यह है आपके सामने सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज, ठीक है, रिकॉग्नाइजेस दी पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज कौन करता है कि
छोटी पॉलिटिकल पार्टी, बड़ी है, नेशनल है, रीजनल है, स्टेट पार्टी है, नेशनल पार्टी है, रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, या फिर नॉन रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है। तो ये कौन रिकॉग्निशन देता है? तो यहां पे इंपॉर्टेंट कौन होता है? आंसर दो अपने मन में फटाफट से। तो द राइट आंसर इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फाइन। अगला सवाल क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज शिवसेना एग्जिस्ट एज अ रीजनल पार्टी? ठीक है, तो अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो शिवसेना जो है रीजनल पॉलिटिकल पार्टी की तरह किस स्टेट में आपको देखने को मिलती है? गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बताओ। तो यहां पे दी राइट आंसर इज महाराष्ट्र। मन में आंसर देते चलो। देखो इसका ऑब्जेक्टिव ये है बस कि थोड़ा सा क्या है, एक बार सारे कंसेप्ट दौड़ा जाए दिमाग में। फाइन। व्हाट इज अ साइन डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू एन ऑफिसर रिगार्डिंग हर पर्सनल इंफॉर्मेशन? हिज और हर पर्सनल इंफॉर्मेशन नोन एज। ठीक है, अगर कोई भी क्या कर रहा है, किसी ऑफिसर को एक पॉलिटिशियन अपना कह सकते हैं अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला एक ऑफिशियल लेटर सबमिट करता है, तो वो ऑफिशियल लेटर क्यों सबमिट करता है? जिससे हम क्या कर सके, पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म कर सके। ध्यान आ रहा है टॉपिक? तो अब उस लेटर को आप कहते क्या है? उस लेटर को जैसे अगर आप देखेंगे तो उस लेटर को एफिडेविट कहा जाता है। ठीक है, डिक्लेरेशन, एग्रीमेंट, ये दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन एज यू विल रीड इन द चैप्टर में आपने पढ़ा है क्या? एफिडेविट कहा जाता है। पढ़ा है कल चैप्टर में, तो ये एफिडेविट हो गया। अगला सवाल ये रहा, which of these alliances were there in 2004 parliamentary elections in India? 2004 के जो लोकसभा चुनाव है, ठीक है, तो 2004 के लोकसभा चुनाव में इनमें से कौन कौन से अलायंसेस क्या होते हैं? तो अलायंसेस अभी हम पढ़ेंगे और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में ग्रुप्स जो होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। ठीक है, तो इनमें से कौन से अलायंसेस थे या था 2004 के चुनाव में? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, लेफ्ट फ्रंट, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट डू यू थिंक क्या था इसमें से? तो इसमें से जैसे अगर आप देखोगे तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है, यूपीए, एनडीए, लेफ्ट फ्रंट, तीनों ही थे। ठीक है, चुनाव में तो सभी थे, जीतता कोई एक है। कौन जीता था ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, कौन जीता था चुनाव ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। 2004 के चुनाव कौन सा अलायंस जीता था? ठीक है, जस्ट अ होमवर्क। अगली चीज क्या है? Who is the founder of बहुजन समाज पार्टी? रिकॉल करो, आपने इस चैप्टर में पॉलिटिकल पार्टीज भी पढ़ा है, तो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जब अलग अलग नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ा, 6-7 पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ा है, तो अब सवाल आपके सामने ये है कि हु इज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी? बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर कौन है? तो शाहू महाराज, ज्योतिबा फुले, बी आर अंबेडकर, कांसीराम। अब अगर आप देखेंगे तो ये सारे नाम भी आपको बहुजन समाज पार्टी में मिल जाएंगे। फाउंडर पूछा है, लेकिन तो फाउंडर की बात की जाए तो कांसीराम वाज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, एंड बहुजन समाज पार्टी जो है तो इन कह सकते हैं लीडर्स के आइडियाज को क्या करती है, इन लीडर्स के आइडियाज पर बेस्ड है, एंड इट वाज फाउंडेड बाय कांसीराम। ठीक, तो दिस इज द राइट आंसर, कांसीराम इज द राइट आंसर। वन मोर क्वेश्चन, गिव द मीनिंग ऑफ अलायंस। अलायंस का मतलब क्या होता है? तो अलायंस का मतलब 4 ऑप्शंस में से एक सेलेक्ट करो। 2 पार्टीज टुगेदर फॉर्म द गवर्नमेंट, अलायंस है क्या? हो सकता है। लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट टुगेदर फॉर्म द गवर्नमेंट, अलायंस है क्या? ये भी हो सकता है। ठीक है, मतलब मुझे नहीं पता, आप सोचो आपके दिमाग में। व्हेन स्टेट एंड नेशनल पार्टीज टुगेदर फॉर्म द गवर्नमेंट, नहीं। ठीक है, व्हेन सेवरल पार्टीज इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन फॉर द पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड विनिंग पावर, दिस इज नोन एज अलायंस। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब मुझे एक और सवाल आपसे पूछना है, तो हमारा थोड़ा वार्म अप हो जाएगा। आपने चैप्टर के हर कोने में जाके क्या कर लिया, फटाफट से थ्योरीज को रिकॉल कर लिया। एक और सवाल देखिए, आइडेंटिफाई द पॉलिटिकल पार्टी विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है? ठीक है, ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इट वाज फॉर्म्ड इन 1925, 1925 में बनी। It believes in Marxism, Leninism, secularism and democracy. ठीक है, it believes in Marxism, Leninism, secularism and democracy. It opposed the forces of successionism and communalism. तो अब देखो यहां पे आपको दिमाग सिंपल सा ये लगाना है, मार्क्सिज्म, लेनिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी। तो आइडियाज के बेसिस पर अगर आप देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी लेट बनी थी, 1980 में बनी थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया प्रबल दावेदार है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी तो अलग बनी थी, ठीक है, लेट बनी थी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस भी लेट बनी थी। तो पुरानी पार्टीज में अगर जिस देखा जाए तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एम.एन. रॉय, किस किस को ध्यान है, मैंने जब थ्योरी पढ़ाई थी तब समझाया भी था। तो इस तरह से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? अब एक और मैं आपसे मन की बात करना चाहूंगा, क्या है कि कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि ये जो वार्म अप के लिए हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए, इनमें से कितने क्वेश्चन आपके सही गए। ठीक है, अब कूद पड़ते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड ऑफ योर्स, कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट। देखो यहां पे क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आएंगे ना, तो मैंने अभी आपको बताया, टू द पॉइंट क्रिस्प रखना है आपको आंसर। कैसे? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ठीक है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल मतलब क्या? जितना पूछा है उतना लिखो। 2 नंबर का क्वेश्चन है,
खूब पन्ने भर के भी आओगे तो ऐसा नहीं है कि खुश होकर बोल देंगे कि 2.5 दे देते, आपको 0.5 मार्क्स भी उस पर ज्यादा नहीं दिया जाएगा। जितने का सवाल है ना, ठीक है, उतने का ही जवाब मिलेगा। तो मतलब आपको जवाब लिखना है, उतने ही नंबर मिलेंगे उस पे। तो उस हिसाब से क्या है, उस हिसाब से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में इस तरह से क्या है। अब ये पार्टीशनशिप मैंने शब्द लिख दिया, लेकिन क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्टीशनशिप, एक्सप्लेन पार्टीशनशिप। तो आपको पार्टीशनशिप को एक्सप्लेन करना होगा, क्या होता है पार्टीशनशिप। तो जैसे आप पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज में क्या होते हैं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स होते हैं, कुछ मेंबर्स होते हैं, कुछ फॉलोवर्स होते हैं। अब वहां पे क्या होता है, अब क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज आर डीलिंग विद द सोसाइटी, ठीक है, दे आर डीलिंग विद द पीपल, इंडिविजुअल्स, तो इंडिविजुअल्स कनेक्ट देयर सेंटिमेंट्स। और क्या होता है कि इंडिविजुअल्स जब जो रहते हैं तो वो इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, जिसे हम बहुत लेमन टर्म में क्या कह देते हैं कि किसी एक पार्टी के जब भक्त बन जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो पार्टीशनशिप कहलाता है, ठीक है। तो पार्टीशनशिप इज अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज टोटली डिवोटेड टू अ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, ही और सी, ठीक है, मतलब अब वो इतने ज्यादा डिवोटेड हो जाते हैं कि वो न्यूट्रल व्यू देना छोड़ देते हैं, वो हर चीज में अपनी पार्टी को सही या फिर हर चीज में दूसरी पार्टी को गलत ही ठहराते हैं। तो ये पार्टीशनशिप होता है। तो अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी, ग्रुप और फैक्शन, ठीक है। पार्टीशनशिप इज मार्क्ड बाय टेंडेंसी टू टेक अ साइड एंड इनएबिलिटी टू टेक बैलेंस्ड व्यू ऑन एन इशू, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ठीक है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव प्रॉब्लम फ्रॉम विच आर कंट्री सफरिंग, फ्रॉम विच इंडिविजुअल्स आर सफरिंग। क्या होता है ना, हम किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को, किसी एक इंडिविजुअल को ऐसे पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये जो करेगा सही करेगा, ये जो करेगी सही करेगी, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है पता है आपको कि व्यक्ति स्थितियों के हिसाब से गलत हो सकता है, चीजें गलत हो सकती है और वो उसके परिणाम आपको देखने को मिलते हैं, ठीक, लेकिन विचार कभी गलत नहीं होते। तो पार्टीशनशिप से आप क्या सीखते हो, पार्टीशनशिप से आप ये सीखते हो कि पार्टीशनशिप में एक जो पार्टीशन इंसान रहता है ना, द वन हु इज पार्टीशन, तो वो क्या हो जाता है, ही इज आप क्या देखेंगे कि एक टेंडेंसी देखने में को मिलती है वहां पे कि ही इज इनकैपेबल, ठीक है, इनएबिलिटी टू टेक अ बैलेंस्ड व्यू ऑन एन इशू, कोई भी किसी एक मुद्दे पे बैलेंस्ड व्यू नहीं ले पाता है, ठीक है। तो वही पार्टीशनशिप होता है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज के टुवर्ड्स लोग बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली कमिटेड हो जाते हैं तो दिक्कतें होती हैं, ठीक है। तो वो पार्टीशनशिप है। सिंपल आपसे पूछा जाएगा, 2D पॉइंट आपको लिखना रहेगा। रूलिंग पार्टी क्या होता है, रूलिंग पार्टी सिंपल है कि जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, जो चुनाव लड़ने के बाद जीती, जो गवर्नमेंट बनानी, वो रूलिंग पार्टी। तो शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, तो उसमें रूलिंग पार्टी आपसे पूछा जा सकता है। तो पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन एंड दैट पॉलिटिकल पार्टी विच गेट्स द मेजॉरिटी सपोर्ट एंड फॉर्म्स द गवर्नमेंट इज नोन एज रूलिंग पार्टी। तो पार्टीज तो चुनाव लड़ती ही लड़ती है, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी जिसको मेजॉरिटी सपोर्ट मिलता है, मेजॉरिटी सपोर्ट मिलने के बाद में वो क्या करती है, सरकार बनाती है और रूल करती है, उसे रूलिंग पार्टी कहा जाता है। सिंपल। अगला सवाल देखिए क्या है, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। ये जो टॉपिक है ना, ये 3 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर और अगर ज्यादा का होता तो वहां पे भी पूछा जा सकता था। क्यों? क्योंकि देखो इसमें क्या है, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम में डिफरेंशिएट करके आपसे पूछ लिया जाएगा। स्पेसिफिकली 2 नंबर में पूछ लिया जाएगा, एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 1 पार्टी सिस्टम, ठीक है। तो आपको यहां पर चीजों को ध्यान रखना होगा। मैंने आपको पहले भी बताया, फिर बता रहा हूं कि शब्द जो होते हैं वो बदल जाते हैं। क्वेश्चन बहरूपिया होता है, आप अर्जुन हो, ठीक है, आपका लक्ष्य क्या है, मछली की आंख। तो आपको तो कंटेंट ऐसा पढ़ के चलना है और इसीलिए मैं ज्यादा फोकस नहीं करता हूं किन चीजों पे कि आपको ये भी करवा दूं वो भी करवा दूं। आपने अगर चैप्टर बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, आपने डिटेल लेक्चर्स को अगर देखा है ना, तो आपको फिर किसी और चीज की जरूरत नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपको स्वयं पर विश्वास रखना होगा, ठीक है, कि आपने जब कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से पढ़े तो आप कैसे ही पूछ लो ना सवाल। बस ये है कि सवालों के माध्यम से थोड़ा सा क्या हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाती है। तो प्रैक्टिस क्या कर देती है, आपको और परफेक्ट बना देती है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा भी आए घबराना मत, सबसे पहले संयम रखना, ठीक है। क्वेश्चन देखो, जब भी क्वेश्चन कोई आता है ना, तो सबसे पहले लपकना नहीं है कि बस हाँ ये आगे लिख दूंगा मैं। पहले 20 सेकंड जो रहेंगे आपके, तो आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, बहुत अच्छे से पढ़ोगे, अपने माइंड में एक स्ट्रक्चरिंग करोगे कि क्या लिखूं मैं, ठीक है, अल्टीमेटली लिखूं क्या मैं। तो इस तरह से ये इन छोटी छोटी चीजों पे आपको ध्यान देना होता है। तो 1 पार्टी सिस्टम की अगर हम बात करें तो 1 पार्टी सिस्टम क्या कहता है, देखिए 1 पार्टी सिस्टम वैसा पार्टी सिस्टम होता है जहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, सिस्टम where only 1 party dominates the political and it is political sphere, ठीक है, political sphere। तो आप अगर यहां समझेंगे तो 1 पार्टी सिस्टम ये होता है कि a system where only 1 party dominates the political sphere and it is allowed to control and run the government, ठीक है। तो only 1 party, single party is allowed to run and control the government. This is known as 1 party system। 1 पार्टी सिस्टम हो गया। अब जैसे 2 नंबर का है तो क्या है, ये लिख के आपने नीचे एक एग्जांपल लिख दिया, तो चाइना इज अ कंट्री वेयर 1 पार्टी सिस्टम डोमिनेट्स। सिंपल, टू द पॉइंट, क्रिस्प,
ठीक है, आपका काम हो गया, बस पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। जीवन में एक बार निर्णय ले लो तो पीछे मुड़ के मत देखा करो, ठीक है। वही यहां पे हुआ क्या कि आपने 2 नंबर का क्वेश्चन देखा, 2 पॉइंट्स लिखे, मूव अहेड, ठीक है, आगे बढ़ो। फिर अगला पॉइंट क्या आता है, जैसे एक और सवाल टू पार्टी सिस्टम पे बन सकता है, ध्यान वही रखना है। तो टू पार्टी सिस्टम क्या होता है, अ सिस्टम वेयर द पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू मेन पार्टीज, ठीक है। सिंपल हो गया कि जहां पे पावर जो है, पावर टसल जो है, मेन 2 पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में चलती रहती है। टू पार्टी सिस्टम आपने क्रिस्प लिख दिया है, और इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं कि ऐसा नहीं कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज होती नहीं है, छुट भैया होते हैं, छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज, इमर्जिंग बडिंग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, लेकिन क्या होता है, लेकिन सेवरल अदर पार्टीज में एग्जिस्ट, contest election and win a few seats in the national legislature, but mainly two parties dominate in the political arena। तो political arena में लेकिन आपको 2 ही बड़े खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अगर आप देखेंगे क्या है, तो यूनाइटेड किंगडम की बात कर लो, ठीक है, यूके की बात कर लो, आप यूएसए की बात कर लो, रिपब्लिकन हो गया, डेमोक्रेट्स हो गए, तो लेबर पार्टी हो गई, कंजर्वेटिव पार्टी हो गई। तो ऐसे दो पॉलिटिकल पार्टीज जहां डोमिनेट करती है। मैं आपसे अगर सवाल पूछ लूं यहां पे एक, ठीक है, मन की बात है समझना, मैं अगर आपसे एक सवाल पूछ लूं यहां पे कि क्या इंडिया 2 पार्टी सिस्टम है, बिल्कुल नहीं है, इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम है। 2 ये देखने को मिलता है कि बीजेपी और कांग्रेस है, ठीक है, अब ये भी देखने को मिलता है कि कांग्रेस है ही नहीं, लेकिन आप क्या देखते हो यहां पे, लेकिन आप यहां पे देखते हो कि इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम है, क्योंकि एट टाइम्स अलग अलग जगह पे आप देखेंगे तो कहीं पे बीजेपी है, कहीं पे साउथ इंडिया में चले जाओगे तो साउथ इंडियन रीजनल पार्टीज है। आप जैसे एक्सट्रीम नॉर्थ में जाने का प्रयास करोगे तो अब आपको देखने को मिलेगा पंजाब में, दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी मर्ज हो रही है, और ये आज के टाइम फ्रेम की बात है। 20-30 साल पहले जाओगे तो जनता पार्टी जैसी पार्टी हुआ करती थी। तो इंडिया में ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही पार्टी डोमिनेट करती है, मल्टीपल टाइम और स्पेस के हिसाब से यहां पे पार्टी सिस्टम भी वेरी करता है। तो इंडिया 2 पार्टी सिस्टम नहीं है, ध्यान रखना, ठीक। देखने में ऊपर से ऐसा लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस है, ठीक है। तो जो आप तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो ना, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, सिविक्स पढ़ रहे हो, आगे जाके मैं उम्मीद करता हूं कि 11th में भी ह्यूमैनिटीज लोगे, ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, इंटरेस्ट हो तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि ओवरव्यू जो रहता है चीजों का वो ऐसा दिखता है, लेकिन इन डिटेल जब जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया 2 पार्टी सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। फाइन, अब क्या है, तो अब जैसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपने 1 पार्टी हो गया, 2 पार्टी सिस्टम हो गया। मैंने आपको बताया भी कि इनमें भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं कि 1 पार्टी और 2 पार्टी में डिफरेंशिएट करो, ठीक है। वैसे ही आता है एक मल्टी पार्टी सिस्टम। मैं छुपा के आंसर क्यों लाता हूं बताओ, ठीक है, मतलब ऐसे खुलजा सिमसिम टाइप से क्यों आता है, ताकि यहां क्वेश्चन देख के आंसर आने से पहले आप मन में एक बार आंसर दे के देख लिया करो, ठीक है। तो अगेन वही वाली बात है, मन से जुड़े ना, तो आपको आंसर बनना चाहिए बाबू, ठीक। तो यहां पे आया मल्टी पार्टी सिस्टम, तो सोचो, तो मल्टी पार्टी सिस्टम इज मतलब यहां पे कोई बंदिश नहीं कि आपको जैसा यहां लिखा आएगा वैसे ही लिखना है, अपने शब्दों में लिख के आओ, लेकिन आपको लिख के जरूर आना है, ठीक है। तो क्या है मल्टी पार्टी सिस्टम, एक ऐसा पार्टी सिस्टम वहां पे मल्टीपल पार्टीज कम एंड कंटेस्ट इलेक्शन एंड हैव फेयर चांसेस ऑफ विनिंग, तो वो मल्टी पार्टी सिस्टम हो गया, सिंपल। तो इफ सेवरल पार्टीज, ठीक है, कंपीट फॉर पावर एंड मोर देन 2 पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर आइदर ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ और इन अलायंस विद अदर्स, वी कॉल इट अ मल्टी पार्टी सिस्टम। तो एक ऐसा सिस्टम जहां पे क्या हो रहा है, मल्टीपल पार्टीज जो है, 2 और मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ विनिंग, मतलब पूरे चांसेस हैं कि ए भी जीत सकती है, बी भी जीत सकती है, सी और डी भी जीत सकती है, ठीक है। तो उस सिस्टम को आप क्या कहते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। समझ में आया, मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब वो मल्टी पार्टी सिस्टम, ये जो दूसरी पार्टी जीत रही है ना, तो वो या तो खुद के दम पे जीत सकती है, जैसे हम क्या देखेंगे 2014 के बाद से इंडिया में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ऐसी हो गई कि 1 पार्टी डोमिनेट कर रही है, बीजेपी डोमिनेट कर रही है। लेकिन उसके पहले 2004 तक जाओगे तो आपको यह समझ में आएगा कि 1 पार्टी डोमिनेंस नहीं था, अलायंस बनती थी, जैसे यूपीए की सरकार थी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की, तो जो कांग्रेस लीड करती थी, लेकिन दूसरे भी अपने क्या है पार्टनर्स के साथ मिलकर सरकार बनाती थी। और यही पहले चले जाओगे तो पहले माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स होती थी, तो गठबंधन की सरकारें बनना तय थी। 1990 की अगर बात करें हम, पूरे का पूरा वो जो एक डिकेड रहा है, तो वहां पे कोलिजन गवर्नमेंट ही बनती थी, ठीक है। तो इस तरह से ये मल्टी पार्टी सिस्टम कहलाता है। अगला क्या है, अगला है नेशनल पार्टीज या फिर रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। किसी भी तरह से नाम पूछा, मतलब आ सकता है सवाल। तो नेशनल पार्टीज या फिर रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज से आपको क्या समझ में आता है बताइए। तो नेशनल पार्टीज या फिर रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज की अगर हम बात करें, तो नेशनल पार्टीज वो होती है जिनकी प्रेजेंस आपको नेशनल लेवल पर देखने को मिल रही है। नेशनल पार्टीज को ही रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज कहा जाता है। ये इस बात की गांठ बांध लेना आप, ठीक है, कि नेशनल पार्टीज को ही रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज की तरह कंसीडर किया जाता है, क्योंकि नेशनल पार्टी जो है तो इलेक्शन कमीशन इन्हें रिकॉग्नाइज करके क्या देता है, इलेक्टोरल सिंबल्स वगैरह दे देता है। तो इस तरह से नेशनल पार्टीज को ही रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज कहा जाता है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज व्हिच हैव अ नेशन वाइड प्रेजेंस एंड क्वालिफाइज
and qualifies the 6% of total votes of Lok Sabha or assembly elections and win at least 4 seats in Lok Sabha are known as national parties. बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी एक्सेट्रा. ठीक है, तो यहां पे आपने क्या लिख दिया, देखो अब क्योंकि 2 नंबर में सवाल आया तो बस इतना लिख के थोड़ी ना जाओगे कि नेशनल पार्टीज आर दोस पॉलिटिकल पार्टीज व्हिच हैव नेशन वाइड प्रेजेंस. दैट्स इट. थोड़ा सा आपको वही वाली बात है, माथा देखो तिलक करो. तो जो आपसे क्वेश्चन डिमांड कर रहे हैं ना उतना आपको कंटेंट देना पड़ेगा. तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में जैसे अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज व्हिच हैव अ नेशन वाइड प्रेजेंस एंड क्वालिफाइज द 6% ऑफ टोटल वोट्स ऑफ लोकसभा और असेंबली इलेक्शन. ठीक है, तो यहां पे क्या, या तो 4 स्टेट के असेंबली इलेक्शन में 6% वोट कर ले, या फिर क्या है, या फिर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 6% टोटल वोट्स जितने भी लोकसभा में पोल हुए, जो क्राइटेरिया है ये क्वालिफाई कर ले और 4 सीट्स जीत जाए लोकसभा में. ठीक है, 4 सीट्स जीत जाए लोकसभा में, तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को नेशनल पार्टी कहा जाता है. और एग्जांपल लिख देना, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी एक्सेट्रा. फाइन. तो दिस इज अबाउट नेशनल पार्टीज. अब इसके बाद में अगर देखोगे तो स्टेट पार्टीज क्या होती है. स्टेट पार्टीज की अगर बात की जाए, स्टेट पार्टीज या फिर रीजनल पार्टीज की अगर बात की जाए, तो पॉलिटिकल पार्टीज व्हिच हैव प्रेजेंस ओवर अ स्पेसिफिक रीजन or a state and qualifies secure at least 6% of total votes in legislature elections and win at least 2 seats. तो सिंपल सी चीज है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी प्रेजेंस क्या होती है, एक स्पेसिफिक रीजन और स्टेट तक होती है, और साथ ही साथ वो स्टेट पार्टी का क्या करती है, क्राइटेरिया क्वालिफाई कर लेती है, वो स्टेट पार्टीज कहलाती है. समझ में आ रहा है. देखो कंटेंट सेम रहने वाला है. नेशनल पार्टीज जो है ना, नेशनल पार्टीज 3 नंबर 5 नंबर में पूछा जा सकता है. ठीक है, 5 नंबर में पूछा जाएगा तो उस तरह से हम लिखेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे कि एक पॉइंट में आपने बताया कि नेशन वाइड क्या होता है, उसका प्रेजेंस होता है. दूसरे पॉइंट में आप लिखेंगे ये रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज होती है क्योंकि इन्हें इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज करता है. ये पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है तो ये क्या करती है, नेशनल गवर्नमेंट बनाने में ज्यादा सक्षम रहती है. ठीक, तो इस तरह से फिर क्या है, कंटेंट इज लाइक अ च्युइंगम. ठीक है, आपको स्ट्रेच करते आना चाहिए, उसे कंप्रेस करते आना चाहिए. अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, कितने नंबर में आया है, जितने नंबर में आया है उतने नंबर में लौटा दो उसे. ठीक, सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है. तो स्टेट पार्टीज जो है, स्टेट पार्टीज को रीजनल पार्टीज भी कहा, सॉरी हाँ, स्टेट पार्टीज को रीजनल पार्टीज भी कहा जाता है और नेशनल पार्टीज को रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज भी कहा जाता है. स्टेट पार्टीज को रीजनल पार्टीज क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनकी प्रेजेंस जो होती है वो एक रीजन तक सीमित होती है. तो एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टेट पार्टीज के ऊपर भी बन सकता है. ठीक है, तो अब और क्या बन सकता है इस चैप्टर से अगर जैसे देखा जाए, तो मैं क्या करता हूं, सारे पेजेस पलटता हूं जो मेरे पिछले 3-4 सालों का एक्सपीरियंस है, उसे देखता हूं कि यार ये एक शब्द बना के सवाल पूछा जा सकता है, तो वो मैंने वेरी शॉर्ट आंसर में डाल दिए सारे आपके लिए. ठीक है, एक डिफेक्शन पे सवाल आ सकता है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफेक्शन. डिफेक्शन का मतलब क्या होता है, दल बदलना. ठीक है, तो यहां डिफेक्शन को अगर हम समझें तो इट मींस चेंजिंग पार्टी एलिजियंस फ्रॉम द पार्टी ऑन विच अ पर्सन गॉट इलेक्टेड टू अ डिफरेंट पार्टी. मतलब जो लीडर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, वो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़के जीत जाते हैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के नाम से, लेकिन बाद में क्या होता है, वो पॉलिटिकल पार्टी बदल लेते हैं. तो इस तरह से जब पॉलिटिकल पार्टी बदली जाती है तो दल बदलना मतलब क्या है, डिफेक्शन कहलाता है. ठीक है, दल बदलने यानी डिफेक्शन कहलाता है. तो यहां पे आपको चीजों को समझना पड़ेगा क्या है कि डिफेक्शन जो है, तो डिफेक्शन क्या है. अगर सिंपल ये पूछा जाता तो आपको सिंपल लिखना है, समझाना है, आगे बढ़ना है. वहां पे आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं डिफेक्शन को रोकने के लिए क्या किया गया, क्या नहीं किया गया, ब्ला ब्ला ब्ला. सिंपल चीज है, डिफेक्शन पूछा है. ठीक है, तो डिफेक्शन which is one of the most common thing which we observe in political parties whereby the political leaders change their political parties. ठीक है, यू आर फ्री टू राइट द आंसर्स इन योर वर्ड्स. ठीक है, लेकिन आपको पहले कंसेप्ट समझ में आना चाहिए. ठीक है, तो इट मींस चेंजिंग पार्टी एलिजियंस फ्रॉम द पार्टी ऑन विच अ पर्सन गॉट इलेक्टेड टू अ डिफरेंट पार्टी. इज दैट क्लियर, समझ में आया. डिफेक्शन हो गया. डिफेक्शन के बाद में क्या है, एफिडेविट. एक सवाल ये भी बन सकता है वेरी शॉर्ट आंसर में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एफिडेविट. तो जैसे पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए एक स्टेप ये लिया गया कि पॉलिटिकल पार्टीज से, लीडर्स से बोला गया कि आप चुनाव लड़ने से पहले और लड़ने के बाद भी अब तो क्या करना होगा, आपको एक एफिडेविट देना होगा जिसमें आप अपने अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल केसेस पेंडिंग तो नहीं है, जिसमें आप ये बताएंगे कि आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है. तो वो क्या हो गया, एक तरह का पर्सनल सेल्फ डिक्लेरेशन होता है. एफिडेविट एक लीगल सेल्फ डिक्लेरेशन होता है. तो अगर हम यहां समझे तो ये क्या होता है, इट इज अ साइंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू एन ऑफिसर वेयर अ पर्सन मेक्स अ सॉर्न स्टेटमेंट रिगार्डिंग हर पर्सनल, ठीक है, हर और हिज पर्सनल इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो जब एक इंसान अपने
पर्सनल इंफॉर्मेशन को क्या करता है, एक ऑफिसर के पास में रिटर्न मतलब रिटर्न या फिर कह सकते हैं साइन डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करता है, तो वो क्या कहलाता है, एफिडेविट कहलाता है। ठीक है, एफिडेविट मतलब जैसे आप सरकारी काम वगैरह में देखेंगे तो जहां पे बोलते हैं ना पक्का काम करके देना लिखित में, तो वो एफिडेविट कहलाता है, पक्का काम करके देना लिखित में, वो एफिडेविट कहलाता है। अब क्या है अलायंस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अलायंस? अलायंस तो हो गया शायद आई गेस है ना, एमसीक्यूज की जब मैंने थोड़ा सा वार्म अप किया तब आपको समझ में आया। तो अलायंस की अगर हम बात करें तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अलायंस या फिर फ्रंट? तो अलायंस और फ्रंट जो होता है वो सिंपल सी चीज ये है कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी के पास में मेजोरिटी नहीं रह जाती ना, तो बहुत सारे पार्टनर्स एक साथ आते हैं, और ये पार्टनर्स, डू यू वांट अ पार्टनर, ओ पार्टनर, ये सब जब एक साथ आते हैं ना तो वो क्या बनाते हैं, वो एक अलायंस बनाते हैं, एक फ्रंट बनाते हैं। ठीक, तो यहां पे व्हेन सेवरल पार्टीज इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम come together in a collision to contest and win election they form an alliance। ठीक है, तो जब ये मल्टीपल पार्टनर्स एक साथ आते हैं टू कंटेस्ट इलेक्शन, ठीक है, और टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, ठीक है, इट इज नोन एज अलायंस या फिर फ्रंट, इसे अलायंस या फिर फ्रंट कहा जाता है। क्लियर हुआ? अब देखो क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब यहां पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन चालू हो रहा है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कितने आपसे बने थे। ठीक है, देखो एक रिजल्ट बनना चाहिए, रिजल्ट कैसे बनना चाहिए कि हमने यहां पे पढ़ा दिया आपको, ठीक है, आपने पढ़ लिया, लेकिन आपको कितना बना ये तो मुझे बता दिया करो। ठीक है, तो अब जैसे स्पेशल क्लास में तो आप बता देते वहीं कि वहीं आवाज से फोन करके बता देते हो आप मुझे कि हाँ सर ये आ रहा है समझ में, ये नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे YouTube प्रीमियम जो सेशंस आपको प्रीमियर होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपना इनपुट जरूर दिया करो। ठीक है, तो वो मैं देख के मुझे समझ में आता है कि हाँ कहाँ गाड़ी चल रही है, किस ट्रैक पे चल रही है, कितना समझ आ रहा है इन्हें, कितना नहीं आ रहा है। क्लियर हुआ? अगला क्या है, अगला आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे आते हैं। अगेन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेटेज बढ़ गया 3 नंबर। तो हमारा थंब रूल क्या है सोशल साइंस के लिए, एनसीईआरटी ही हमारा सब कुछ है। ठीक है, एनसीईआरटी ही हमारा सर्वस्त्र है, तो इसके चलते क्या है, एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं है। और दूसरी चीज कि एक थंब रूल ये चला के चलना है हमें कि जितने नंबर का सवाल होगा ना उस सवाल को उस हिसाब से टैकल करना होगा। 3 नंबर का सवाल है तो आंख बंद करके हम क्या लगाएंगे, 3 पॉइंट्स में उसका आंसर लगाना होगा हमें। ठीक है, 3 पॉइंट्स में उसका आंसर लिखना होगा मजेदार तरीके से। तो अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है तो उसमें पहला सवाल क्या आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, एक्सप्लेन 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तो आपको 3 कंपोनेंट बताना है पॉलिटिकल पार्टी के, आपको पॉलिटिकल पार्टी से क्या समझ में आता है, ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो अब देखो ये जो है ना ये क्या है, आलू की तरह है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। क्योंकि जैसे आलू किसी भी सब्जी के साथ डाल दिया था ना, आलू के साथ भिंडी डाल दिया, आलू के साथ भटे डाल दिया, आलू के साथ टमाटर डाल दिया, ठीक है, और भी कोई कॉम्बिनेशन हो तो आलू सबके साथ सेट हो जाता है। आलू के साथ गोभी डाल दी, आलू के साथ पत्ता गोभी डाल दी। तो वैसे ही क्या है कि ये जो चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज में ये जो क्वेश्चन बनेगा, ये आगे वाला पार्ट क्या कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, ये हर जगह लगाया जा सकता है। हर जगह कैसे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट आर इट्स नेसेसिटीज। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट आर इट्स फंक्शंस। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड व्हाई डू वी नीड टू रिफॉर्म देम, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ इट। ठीक है, तो ये क्या है, ये वो जो मॉल में +1 में ऑफर चलता है ना कि कितने की खरीदी करो ये बिस्किट का पैकेट फ्री ले जाओ, तो ये सवाल उस टाइप से है। पॉलिटिकल पार्टीज के मीनिंग को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो ये ऐसे याद कर लो कि सपने में भी अगर आपको चैप्टर ध्यान आए, कहीं लेक्चर ध्यान आ जाए, कहीं हम ध्यान आ जाए, तो आपको पॉलिटिकल पार्टीज तो ध्यान रहना चाहिए उसका मीनिंग। तो पॉलिटिकल पार्टीज का मीनिंग में क्या लिखोगे, पॉलिटिकल पार्टी इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड टू कंट्रोल पॉलिटिकल पावर। सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। क्या कि एक पॉलिटिकल पार्टी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पे लोग सब एक साथ आते हैं। क्यों, संगठन में शक्ति होती है ना, एक साथ आएंगे तभी तो वो कुछ बड़ा चेंज ला पाएंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, पॉलिटिकल पार्टी इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल who come together to contest election and control political power, और political power को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका एक तरह से मीनिंग बता दिया अब आपने। अब मीनिंग के बाद का पार्ट देखो क्या है, तो एक्सप्लेन 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अगेन मैं वही बता रहा हूं आपको, देखो मैं आपको पूरा आंसर लिख के दे दूंगा तो आप क्या करोगे ये बताओ। ठीक, तो उस कंटेक्स्ट में मैं चाहता हूं बाबू कि आप प्रैक्टिस करो। इनफैक्ट मुझे बहुत सारे बच्चों ने बताया भी है, जैसे हम इस डाउट सॉल्विंग क्लास में हम जब डिस्कशन करते तो वहां और पर्सनलाइज्ड इंटरेक्शन होता है, तो उसमें आप लोगों ने बताया मुझे कि हाँ सर मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, कुछ लोग फोटो भी पहुंचाते हैं क्वेश्चन के, देखो मैंने ऐसे लिखा है। तो आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना तो उससे क्या होता है, उससे कॉन्फिडेंस आता है मुझे भी कि हाँ आपने लिख लिया तो कर लोगे, और आपको भी आएगा कि हाँ सवाल देख के मैंने लिख लिया, तो आंसर जरूर लिखा करो। इस बात की गांठ बांध लो एक और, आज इतनी गांठ बंधवा दूंगा मैं आपसे कि आपकी रस्सी जो है वो गांठों से भर जाएगी पूरी। ठीक है, मतलब गांठ बांधना यहाँ क्या है कि इस चीज को एकदम
लॉक कर लो। क्या लॉक कर लो कि आप जब भी जो भी क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो उस क्वेश्चन को एक बार, चलो हर क्वेश्चन हम लिख नहीं सकते, टाइम कांस्टेंट होता है, लेकिन दिन के अब एग्जाम पास आने वाला 2-3 क्वेश्चन जरूर लिख के देखा करो। एक शॉर्ट आंसर, एक वेरी शॉर्ट आंसर, एक लॉन्ग आंसर भी लिख के देखा करो, ठीक है। और यहां जो मैं सवाल दे रहा हूं आपको, तो इनको मतलब ये पीडीएफ डाउनलोड कर ही लेते हो आप, मुझे पता है, लेकिन उसके अलावा मैं आपको पूरा आंसर इसीलिए नहीं लिख के देता हूं, मैं आपको पॉइंटर्स देता हूं। क्या है, इन पॉइंटर्स के इर्द गिर्द आपको क्या करना रहेगा, अपना आंसर बनाना रहेगा। तो पॉइंटर्स के इर्द गिर्द अपना आंसर जरूर से बनाया करो, ठीक है, आंसर जरूर से बनाया करो। तो दी 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स, द फॉलोअर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन 3 कंपोनेंट्स, तो आप क्या लिखेंगे, द लीडर्स आर द वन हु लीड द पॉलिटिकल पार्टी एंड होल्ड पॉलिटिकल पोजीशंस, ये एक्सप्लेन कर दिया। द एक्टिव मेंबर्स आर दोज हु हेल्प द पॉलिटिकल पार्टीज टू एक्सपैंड, हु वर्क फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज, एंड द फॉलोअर्स आर दोज हु बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, whose opinions are being shaped by the lines taken by the political parties, तो वो फॉलोअर्स हो जाएंगे। समझ में आई मेरी बात? तो इस तरह से आपको क्या करना रहता है, इस तरह से आपको क्वेश्चन की डिमांड को पहले समझना रहता है कि वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है। समझ में आई? तो यहां पे ये क्वेश्चन बनेगा, हाँ या ना, ठीक है, तो क्वेश्चन बनना चाहिए, ये क्वेश्चन बनना चाहिए। अगली चीज क्या है, ये रहा, व्हाट इज द रोल ऑफ अपोजिशन इन डेमोक्रेसी। देखो मैं चैप्टर को रिवाइज भी करवाते जा रहा हूं आपसे। अगर आप इस गलतफहमी में हैं क्या कि यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है, तो बस सिर्फ 8, 10, 20 क्वेश्चन डाल देंगे और क्वेश्चन पढ़ देंगे, उसका आंसर पढ़ देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, तो वो कार्यक्रम नहीं चलता यहां, ठीक है। कार्यक्रम सीधा सा सटीक सा क्या है कि आप जब ये इस लेक्चर को देख रहे हैं, इसको एग्जाम पैक का नाम क्यों दिया, तो वो जो आप रिवीजन की डिमांड करते हैं वो पूरा रिवीजन हो जाता है, आप जो क्वेश्चंस की डिमांड करते हैं वो क्वेश्चंस मिल जाते हैं, सारी चीजें आपको एक ही मतलब कह सकते हैं लेक्चर में कंप्लीट हो जाती है, तभी तो उसका नाम पैक है, एग्जाम पैक, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ अपोजिशन इन डेमोक्रेसी, तो आपने देख लिया स्टार्टिंग पार्ट जो चैप्टर का वो इसी चीज पे है, क्या कि आपको ये बताया गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज के मीनिंग क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, फिर उसके बाद टॉपिक देखेंगे फंक्शंस। तो मल्टीपल फंक्शंस हैं, उनमें से एक फंक्शन क्या है पॉलिटिकल पार्टी का, कि पॉलिटिकल पार्टी जो रहती है तो पॉलिटिकल पार्टीज प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि व्हाट इज द रोल ऑफ अपोजिशन इन डेमोक्रेसी, या फिर वो ये सवाल बहरूपिया होता है अगर क्वेश्चन बदल दिया कि हाउ पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट्स एज एन अपोजिशन इन डेमोक्रेसी, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन का काम कैसे करती है, तो यहां आपको ये समझना होगा। सबसे पहले इंट्रो दे दो आप कि अपोजिशन कौन बनता है। तो जैसे एक रूलिंग पार्टी तो कौन होती है कि इलेक्शन कंटेस्ट करने के बाद जो जीत गए वो क्या है, शहंशाह है, ठीक है, वो क्या बन गए, जो जीत गए वो लीडर बन गए, ठीक। लेकिन जो हार गए वो क्या बनेंगे, तो वो लूजिंग पार्टी जो रहती है वो अपोजिशन में जाके बैठ जाती है। और एक चीज समझो यहां पे क्या है कि हमेशा सपोर्टर्स की जरूरत नहीं होती, कभी कभी आपको कौन चाहिए रहते हैं, जो आपको क्रिटिसाइज करे, जो आप पे डाउट करे, जो आपको अपोज करे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वही तो आपको पुश करेंगे आगे। तो वही चीज यहां पे है क्या कि इंट्रोडक्शन, आप मतलब ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, माथा देखो तिलक करो, इसको 3 पॉइंट्स में जाएगा। तो पहला आप इंट्रो ऐसा दे देना कि लूजिंग पार्टीज जो होती है वो क्या करती हैं, क्योंकि वो हार गई हैं तो वो पावर में तो नहीं आएंगी, गवर्नमेंट तो नहीं बनाएंगी, वो क्या करेंगी, वो अपोजिशन का रोल प्ले करेंगी, ठीक है। तो जो लूजिंग पार्टीज हैं वो अपोजिशन का रोल प्ले करेंगी। चेक ऑन द रोल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो अपोजिशन का रोल कैसे प्ले करती है, तो बाय रेजिंग इश्यूज, ठीक है, सवाल उठा सकती है वो, सरकार की नीतियों पे, सरकार की नीयत पे सवाल उठा सकती है। तो चेक ऑन द रोल ऑफ गवर्नमेंट, इट प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव ऑप्शंस एंड मोबिलाइजेस अपोजिशन टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो क्या किस तरह से वो अपोजिशन का रोल प्ले करती है कि वो चेक करती है गवर्नमेंट के रोल पे कि गवर्नमेंट क्या है, अथॉरिटेटिव ना हो जाए, गवर्नमेंट ऐसा नहीं कुछ भी करे, क्योंकि कोई आवाज उठाने वाला होना भी जरूरी है, चेक करने वाला, तो वो चेक का काम करती है। उसी के साथ साथ क्या है कि आम जनता जो है ना, तो अपोजिशन का रोल अपोजिशन पार्टी कैसे प्ले करती है कि आम जनता को ये एक ऑप्शन रहता है कि अगर ये सीधे नहीं चलेंगे, ये सही काम नहीं करेंगे, तो अपोजिशन आपके पास अल्टरनेटिव है हमेशा से, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिव होता है, इट प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव ऑप्शंस एंड मोबिलाइज अपोजिशन टू दी गवर्नमेंट, एंड मोबिलाइज अपोजिशन टू दी गवर्नमेंट। समझ में आया? अगली चीज क्या है, एक्सप्लेन हाउ पॉलिटिकल पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन। पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक ओपिनियन कैसे शेप करती है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक ओपिनियन कैसे शेप करती है, देखो तो यहां पे अगेन ये भी एक फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज का। तो आप पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन को पढ़ेंगे जब, पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस में एक फंक्शन क्या होता है, जैसे आपने देखा कि इलेक्शन लड़ना, गवर्नमेंट बनाना, अपोजिशन का रोल प्ले करना, वैसे ही एक फंक्शन ये भी होता है, एक्सप्लेन हाउ पॉलिटिकल पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, इनफैक्ट मुझे बताइएगा कितने लोगों ने सोचा हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था सर, मतलब कितने लोगों ने ऐसा सोचा कि हमने ऐसा नहीं सोचा था, क्या कि वो जो फंक्शन है उसके अंदर से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, कैसा भी आ सकता है। शर्त क्या है, शर्त यह है कि आप तैयारी एकदम
बेहतरीन करके चलो, ठीक है। तो वही यहां पे बताते हैं कि क्या है कि एक्सप्लेन हाउ पॉलिटिकल पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक ओपिनियन को कैसे शेप करती है। तो यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज क्या रोल प्ले कर रही है, देखो। तो पॉलिटिकल पार्टीज को जैसे अगर आप देखोगे तो पॉलिटिकल पार्टीज, इंट्रो वही दे दो कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है तो वो क्योंकि पब्लिक से डील करती ना, पॉलिटिकल पार्टियां अपने घर में बैठ के पबजी खेला करती है, वो क्या करती है, लोगों से मिलते हैं पॉलिटिकल लीडर्स, लोगों को मोबिलाइज करते हैं, लोग उनका पार्ट बनते हैं, कोई एक्टिव मेंबर बनता है, कोई फॉलोअर बनता है, कोई लीडर बनता है। तो इस तरह से आप इंट्रो दे दीजिए। इंट्रो देने के बाद ये बताइए कि जब अब वो पब्लिक से डील करती है तो क्या हो रहा है, जब पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक से डील करती है तो लैक्स ऑफ फॉलोअर्स जो है, ठीक है, तो लाखों लोग जो है पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। लाखों लोग जब पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो करते हैं तो दिखती बात है कि जो भी स्टैंड पॉलिटिकल पार्टीज लेंगी, ठीक है, तो ओपिनियंस क्रिस्टलाइज ऑन दी लाइंस पार्टीज टेक, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो भी निर्णय पॉलिटिकल पार्टी लेगी, अब मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा बोल दिया कि हम इस नीति का विरोध करते हैं, तो एक आदमी जो किसी गांव में दूर अंदर कहीं बैठा है, जिसे कुछ नहीं पता है कि नीति क्या है क्या नहीं है, लेकिन उसने न्यूज में देख लिया कि वो जिस लीडर को फॉलो करता है, वो जिस पार्टी से अपने सेंटिमेंट्स को जोड़ कर रखता है, उस पार्टी ने अगर मना बोल दिया तो हाँ मना बोल दिया, फिर तो खराब है, हम भी विरोध करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ना, ऐसे बहुत सारे मीम्स आते हैं, इंसान को पता नहीं है कि पूरा नाम क्या है किसी भी लॉ का, लेकिन वो क्या बोलता है कि नहीं हमारे नेता ने उसे अपोज किया तो हम भी अपोज कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक ओपिनियन को शेप करती है, ठीक है। आम जनता मूर्ख होती है, लेकिन अब होता क्या है कि जो मूर्ख बनाने वाले लोग हैं, ठीक है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जो स्टैंड ले लेते हैं वही स्टैंड क्या है, आम जनता भी ले लेती है। तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, पब्लिक ओपिनियन को शेप करती है। समझ में आया, ठीक है। तो ये आपने दे दिया एसोसिएशन विद पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह। तो मैं आपको हिंट देते चल रहा हूं, देखो अगर आप ये सेशन देखने के बाद ईमानदारी से अपना आंसर लिखने का प्रयास करते हैं, इनफैक्ट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो लोग बाद में वीडियो देखते हैं 2x पे देखा करो, आपके समय से ज्यादा कीमती और कुछ नहीं है, ठीक है। 2x पे देखा करो और क्या किया करो, फिर आंसर को लिख के जरूर देखा करो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जाम लिख के आना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। क्लियर हुआ। अगली चीज क्या है, अगला सवाल यह है, देखो, एक्सप्लेन मल्टी पार्टी सिस्टम, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड व्हाई इंडिया अडॉप्टेड इट। क्वेश्चन देखो क्या है, 3 नंबर का सवाल है। आप अगर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना नहीं सीखे तो फिर आप मेरे साथ क्या सीखे यार, ठीक है। तो यहां क्वेश्चन देखो किस तरह से आ रहा है, एक्सप्लेन मल्टी पार्टी सिस्टम, ये 1 नंबर यहां पे आपका 1 नंबर यहां पे आ गया, ये 1 नंबर, ठीक है। व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, मल्टी पार्टी सिस्टम के एडवांटेजेस क्या है, 1 नंबर आपका, 1 नंबर ये यहां पे आ गया, ठीक है। व्हाई इंडिया अडॉप्टेड इट, तो ये आपका 1 नंबर यहां पे आ गया। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से 3 नंबर का सवाल कैसे ब्रेकअप हुआ है। कभी कभी आपने देखा होगा ना कुछ सैंपल पेपर में या फिर मार्किंग स्कीम में, हाँ सीबीएसई की मार्किंग स्कीम अगर आपने देखी हो कभी उठा के, तो आपको समझ में आएगा, वो ऐसा लिख देते हैं ब्रैकेट में, 3 नंबर का क्वेश्चन है 1 + 1 + 1 2 + 1 1 + 2, इस तरह से। तो वो क्या है, वो बाइफर्केशन होता है कि सवाल जो है, तो सवाल को निहारो, सवाल को समझो और सवाल कहां से कितने नंबर लेके आया है वो समझो। तो अब यहां पे 3 चीजें पूछी गई है, सिंपल आपको 3 चीजें लिखना है। मल्टी पार्टी सिस्टम, मीनिंग लिख दो। मीनिंग क्या है, मीनिंग मैंने आपको बताया कि मल्टी पार्टी सिस्टम जो होता है, जिसमें क्या होता है, मल्टीपल पार्टीज come together to contest election and there are reasonable fair chances that more than two or more than 2 political parties have a reasonable chance of gaining power। वो मल्टी पार्टी सिस्टम हो गया। तो आपने मीनिंग लिखा। व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, मल्टी पार्टी सिस्टम के एडवांटेजेस क्या है, तो एडवांटेजेस में आपको क्या लिखना है कि डाइवर्सिटी जहां होती है ना, डाइवर्सिटी जहां होती है वहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम बहुत जरूरी होता है। क्यों, क्योंकि जब अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को अकोमोडेट कैसे करोगे आप। तो डाइवर्सिटी है, तो डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए उन्हें डाइवर्स फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो किसी को एक पार्टी समझ नहीं आ रही, दूसरी नहीं आ रही, तीसरी नहीं आ रही, तो चौथी तो आएगी। और ये 4 पार्टी अवेलेबल कहां होगी, जहां मल्टी पार्टी सिस्टम होगा। तो डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना, ठीक है, ठीक है, डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना है तो मल्टी पार्टी सिस्टम से सीखो। फिर क्या है, अब तीसरा पार्ट क्या, व्हाई इंडिया अडॉप्टेड इट। तो इंडिया तो भरपूर है, इंडिया तो गुलदस्ता बना हुआ है, ठीक है। तो इंडिया में डाइवर्सिटी है, इंडिया, ठीक है, इंडिया ने क्यों अडॉप्ट किया, तो इंडिया में आप जैसे देखेंगे, सॉरी फॉर दी हैंडराइटिंग, हाँ क्या होता है कि बोर्ड पे जब लिखता हूं ना तो वो अक्षर दौड़ते हैं इधर उधर, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। पेपर पे अच्छा लिखता हूं मैं, ठीक है, राइटिंग ऐसे एक्सेप्टेबल टाइप से है, ऐसा नहीं कहूंगा बहुत कह सकते हैं कि हूर टाइप है, लेकिन क्या है, सुंदर है, दिख जाती है। तो इंडिया जो है, तो इंडिया में आप क्या लिखेंगे, व्हाई इंडिया अडॉप्टेड इट। तो इंडिया इज फुल ऑफ, ठीक है, फुल ऑफ, धीरे लिखेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, डाइवर्सिटी। इनफैक्ट मैं लिख क्यों रहा हूं, क्योंकि मैंने आपके लिए ये पॉइंटर्स बना दिए हैं। अब आपको आंसर खुद लिखना पड़ेगा, मेरे जैसा स्टंट मत करना, ठीक है। ये दीज स्टंट्स आर परफॉर्म्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट्स, ठीक है। तो यू आर नॉट
सपोज टू डू दिस, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। एग्जाम में पूरा लिख के आना मीनिंग को, ठीक है, और फिर ये लिखना कि व्हाट आर इट एडवांटेजेस। तो आप लिखेंगे कि मल्टी पार्टी सिस्टम के एडवांटेजेस ये हैं कि इन मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक, मल्टी पार्टी सिस्टम इज वेरी मच सुटेबल, वेरी सुटेबल, सुटेबल, वेरी मच भी नहीं, वेरी भी नहीं, ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम इज सुटेबल फॉर ऑल दोज नेशंस और सोसाइटीज विच आर फुल ऑफ डाइवर्सिटीज, because with the help of multi-party different opinions and different perspectives can be accommodated। तो डाइवर्सिटी अकोमोडेट हो जाती है मल्टी पार्टी सिस्टम में। और इंडिया ने क्यों अडॉप्ट किया? सिंपल सी चीज है कि इंडिया इज लाइक बुके, ठीक है, गुलदस्ते की तरह है जिसमें रंग बिरंगे बहुत सारी डाइवर्सिटी है। तो वो डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना है तो मल्टी पार्टी सिस्टम सूट्स द बेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, बिना कुछ पढ़े, मतलब जिसने कुछ नहीं पढ़ा है ना वो भी, लेकिन अगर सवाल को समझने की कोशिश करेगा, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, तीनों पार्ट की एसेंस को, तो भी आंसर बन सकता है। एक चीज मैं बताता हूं, सवाल पढ़ा आपने और जवाब पढ़ के गए थे तो सब कुछ पढ़ के गए तो फिर कोई झंझट ही नहीं है, ठीक है। दूसरे कुछ थोड़े से हैवी ड्राइवर टाइप बच्चे होते हैं, ठीक है, एंड आई एम इंटरेस्टेड इन देम। क्या होता है कि जो कम मेहनत के भी बहुत बेहतरीन कर जाते हैं, बस क्या करते हैं वो अपनी कंसाइंस का, ठीक है, अपनी चेतना का, अपने दिमाग का बहुत बेहतरीन तरह से इस्तेमाल करते हैं। कभी भी है ना, कोई भी सवाल देख के ये मत सोचना, जैसे कभी कभी सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे साथ होता था मैथ्स में, क्या होता था कि सवाल देख के ऐसा लगता था अपने से तो बनना ही नहीं है, मुस्कुरा दो बस, ये क्या दे दिया। लेकिन सोशल में ऐसा होता था कि सवाल देखता था ना मैं, नहीं भी बनता तो मैं दिमाग लगाता था कि क्या लिखा जा सकता है। अब ऐसा नहीं कि गाना लिख दिया, क्या लिखा जा सकता था। तो वो जब आप क्या करते हैं, सवाल को पढ़ते हैं, थोड़े कंसेप्ट्स को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तो बनता है, ठीक है। और ऐसे ही मैथ्स में जिन लोगों को मैथ्स के साथ मोहब्बत है, देखो सब्जेक्ट इज नॉट बैड, ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन टीचर एंड आई थिंक यू हैव सम ऑफ द बेस्ट टीचर्स, ठीक है। तो उसके चलते क्या है, उसके चलते आप देखेंगे तो आपको एसएसटी के लिए भी है, और ठीक, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है क्या कि आप क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन को कनेक्ट करने की कोशिश करो कि क्या लिखा जा सकता है, क्या पूछा है, किस तरह से हम कहीं ना कहीं से टॉपिक्स को रिलेट कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। तो बात ये थी कि जरूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब पता हो, जरूरी ये हो कि हर सवाल को टैकल करने के लिए वो आत्मविश्वास हो आपके अंदर, ठीक। चलो, तो ये बनेगा। अगली चीज क्या, देखो यही है कि एक मीनिंग लिख दिया आपने कि मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है, ठीक है। मल्टी पार्टी सिस्टम में एडवांटेज क्या है कि अकोमोडेटिव ऑफ डाइवर्सिटी, और इंडिया क्या, इंडिया के लिए बेहतर क्यों, क्योंकि ड्यू टू द डाइवर्सिटी इन द कंट्री इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर इंडिया एंड दिस इज द रीजन व्हाई इंडिया अडॉप्टेड मल्टी पार्टी सिस्टम। समझ में आया? अब देखो क्या है, मैंने आपसे जो बताया ना कि वन पार्टी, टू पार्टी, मल्टी पार्टी, ये अपने आप में भी एक गुलदस्ता वाला सवाल है, अलग अलग सेट ऑफ कॉम्बिनेशन में पूछा जा सकता है। डिफरेंशिएट बिटवीन वन पार्टी एंड टू पार्टी सिस्टम 3 नंबर में उठा के दे दिया, 2 नंबर में उठा के दे दिया, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन, अब एक 3 नंबर में क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा, पता है मुझे कैसा दिखता था? चलो, दिखता क्या था, जैसे मैं बताता भी हूं आपको कि एक क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन यही पूछ लेते हैं, वो क्या कि डिफरेंशिएट बिटवीन दी वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। तीनों एक साथ पूछ लिए उन्होंने, तीनों एक साथ 3 नंबर में पूछ लिए, तो फिर आपको तीनों लिखना रहेंगे। सिंपल है, आपको जिसको तीनों पता है तीनों लिख दो। 3 नंबर में उन्होंने पूछ लिया, अब क्या लिखे सर 3 नंबर में, तो तीनों के 2-2 पॉइंट लिख दो, हो गया काम आपका, ठीक है। कभी भी ये मत सोचना कि सर कितना लिखें, जितना पूरे आंसर में आता है ना, मतलब फॉर एग्जांपल आपसे पूछा है कि आपका पता बताइए, ठीक है, और आपका पता बताइए ये पूछ के मैंने बोल दिया कि ये 0.5 मार्क्स के लिए है, तो ऐसा आधा पता थोड़ी ना बताओगे कि मैं इस कॉलोनी में, बस इतना ही बताऊंगा सर, आपको कंप्लीट तो करना पड़ेगा ना उस चीज को। तो वैसे ही अब मान लीजिए कोई 2 नंबर का सवाल है, लेकिन उसमें अगर उस आंसर को कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए 3 पॉइंट्स लग रहे हैं तो 3 लिख देना, ठीक। एकदम वाटर टाइट कंपार्टमेंट मत लेके चलना, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना कि सर ने जितना बोला उतना ही करूंगा, तो अपनी वहां पे चेतना का इस्तेमाल करना, अपनी कंसाइंस का इस्तेमाल करना, ठीक है। अब देखो क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम के बीच में डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करने को जब आएगा तो बेधड़क पेन पेंसिल उठाना, ठीक है, और पेंसिल और स्केल उठाना और यहां पे एक ऐसा डब्बा बना लेना। अब 3 नंबर का सवाल है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 2 3, ठीक है, 3 पॉइंट्स आएंगे हमारे, सिंपल सी चीज है। इधर लिखना बढ़िया टू पार्टी सिस्टम, ठीक है, टू पार्टी सिस्टम, इधर लिखना क्या, मल्टी पार्टी सिस्टम। अब मल्टी पार्टी टू पार्टी सिस्टम लिखने के बाद यहां पहले मीनिंग दे दो, ठीक है, टू पार्टी सिस्टम क्या है, यहां पे भी आपने मीनिंग दे दिया, मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है। कोई की पॉइंट अगर ध्यान आ रहा हो, जैसे क्या है, टू पार्टी सिस्टम में की पॉइंट क्या ध्यान आता है कि टू पार्टी सिस्टम में आप जैसे देखेंगे तो कौन कौन कंटेस्ट कर रहा है, मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टीज डू कंटेस्ट इन टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम ऐसा नहीं कि तीसरी दिख गई तो गोली मार देंगे, पार्टीज कंटेस्ट करती हैं, लेकिन क्या होता है, देयर आर वेरी रेयर चांसेस ऑफ कमिंग इनटू द पावर, ठीक है। ओनली 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैव प्रेजेंस इन दी नेशनल गवर्नमेंट, 2 ही पार्टी डोमिनेट करती है, बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो उनके पीछे पीछे घुमा करती है, ठीक है। फिर तीसरा यहां पे आपने क्या लिख दिया, की पॉइंट लिख दिया,
ठीक है, अगर कोई की पॉइंट है आपके पास तो वो। अब यहां पे ऐसे हाथ मत खड़े कर देना सर हमारे को तो पॉइंट ही नहीं मिल रहा है, वो आपको वहां पे समझना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे कोई की पॉइंट है तो वो लिख दो, वैसे ही सेम यहां पे भी लिख दो की पॉइंट क्या हो सकता है। तो जैसे अगर की पॉइंट की बात की जाए मल्टी पार्टी सिस्टम में, तो आप की पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम इज वेरी मच वेरी अकोमोडेटिव, ठीक है, वेरी अकोमोडेटिव फॉर द डाइवर्स नेशंस। ये आपने की पॉइंट बना दिया, समझ आया। कुछ भी आपकी बुक के बाहर नहीं है, कुछ भी आपके दिमाग के बाहर भी नहीं है, कुछ भी जो मैंने पढ़ाया है उसके बाहर नहीं है। बस ये है कि ईमानदारी से अगर आपने पढ़ा हो तो सब आसान है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में की पॉइंट लिखने के बाद अगली चीज जो बचेगी वो क्या, एग्जांपल लिख दो, ठीक है। एग्जांपल में क्या लिखोगे आप, तो मल्टी पार्टी सिस्टम और टू पार्टी सिस्टम के एग्जांपल्स में, टू पार्टी सिस्टम में आप यूके के बारे में लिखो, ठीक है। यूके में क्या, जैसे लेबर पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी। यूएसए के बारे में लिख दो कि यूएसए में भी जैसे टू पार्टी डोमिनेट करती है, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स, ठीक है। तो ये लिख दिया। इधर इंडिया, ठीक है, हमारा भारत महान, तो उसमें क्या लिखेंगे आप, उसमें आप लिखेंगे कि इंडिया इज अ कंट्री अडॉप्टेड मल्टी पार्टी सिस्टम। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे तो हम गुलदस्ता है ना, ठीक। ये हो गया, ये देखो खुल जा सिम सिम करके आंसर भी आ गया। तो ये नोट्स जो है ना, पीडीएफ जो है, ये आप डाउनलोड कर लेना ऐप पर। आपको टीचर का जो सेक्शन होता है, टीचर का, एडुकेटर का, जैसे आप सर्च करते हैं दिगराज सिंह राजपूत, तो आपको वहां पे मेरी प्रोफाइल पे ये सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। ईमानदारी से मैंने मनी एंड क्रेडिट के भी दे दिए, सारे देते चलूंगा जैसे जैसे सेशन होते जाएंगे, ठीक है। तो टू पार्टी सिस्टम में आप क्या लिखेंगे, ये पूरे सारे पॉइंट्स जो मैंने समझाए, और ये मल्टी पार्टी सिस्टम में भी वही सारे पॉइंट्स हैं, मीनिंग, की पॉइंट और एग्जांपल, ठीक है। मीनिंग, की पॉइंट और एग्जांपल। अब जैसे अब क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में किसने ऑब्जर्व किया ये, ठीक है, ईमानदारी से बताना कमेंट सेक्शन में कि हम एकदम पैटर्न में चलते हैं। कैसे पैटर्न में, कि हमारा चैप्टर भी रिवाइज होता रहे। तो चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है पॉलिटिकल पार्टीज में, आप सबसे पहले मीनिंग के बारे में पढ़ते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं क्या, कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। फंक्शंस बोलोगे सर पूरे तो पढ़ाए नहीं, तो आगे आ जाएंगे, वो पूरे लॉन्ग आंसर में पढ़ लेंगे। बाकी फंक्शन से भी हमने देखा कैसे क्वेश्चन, एक फंक्शन पे स्पेसिफिक 3 नंबर का क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। फंक्शंस पढ़ लिया, सर नेसेसिटी रह गया, ऐसे कैसे रह गया, अभी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज की नेसेसिटी क्या है, रोल क्या है, वो हम आगे और पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो नेसेसिटी हो गया। उसके बाद में हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टी शुड वी हैव, तो वो वाला जो पार्ट है, उस पार्ट से जैसे अगर आप देखोगे तो उस पार्ट से आपको समझ में आएगा कि 1 पार्टी, 2 पार्टी, 3 पार्टी, ठीक है। वो हमने तीनों पढ़ लिया, 1 पार्टी, 2 पार्टी, 3 पार्टी, ठीक है। मतलब 3 पार्टी इन द सेंस मल्टी पार्टी, ठीक है। तो वो सारा पार्ट पढ़ लिया। मल्टी पार्टी पढ़ने के बाद में अब हम जैसे देखें तो अगला टॉपिक आपका क्या है, नेशनल और स्टेट पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो सवाल यहां पे क्या आ सकता है, जैसे शॉर्ट में दो, वेरी शॉर्ट आंसर में तो आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय नेशनल पार्टीज, ठीक है। वेरी शॉर्ट में आपसे सीधा इतना पूछ लिया जाएगा कि व्हाट आर द क्राइटेरिया रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी। गेटिंग द आइडिया, आपको बात समझ में आ रही है मेरी कुछ, कि सवाल कैसा भी बन सकता है। और मैं मतलब इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं, मैं खुल के कहता हूं कि जरूरी नहीं कि मैंने जो सवाल करवाए वही एग्जाम में आए, लेकिन हां ये चीज सीना ठोक कर कह सकता हूं कि मैंने जो जो करवाया है ना उसके इर्द गिर्द ही सवाल आएगा, ये जरूर तय है, क्योंकि मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, ठीक है, कुछ छोड़ा नहीं है। तो उस हिसाब से क्या है, शब्द बदल जाएंगे लेकिन आत्मा तो वही रहेगी ना सवाल की, ठीक है। तो एसेंस तो वही रहने वाला है। तो डिफरेंशिएट बिटवीन नेशनल एंड स्टेट पार्टीज, नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज के बीच में डिफरेंशिएट करो। तो अब वो नेशनल पार्टी अकेले पूछ सकते हैं, स्टेट पार्टी, नेशनल पार्टी के लिए क्राइटेरिया क्या है, स्टेट पार्टी के लिए क्राइटेरिया क्या है, इनको रिकॉग्नाइज कौन करता है, इलेक्शन कमीशन, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, वो सारी कहानी। अब डिफरेंशिएट के लिए आया तो आंख बंद करके क्या करना है हमें, इस डिफरेंशिएट के लिए आया है तो ये डब्बा बनाओ, ठीक है। कलाकारी दिखाओ अपनी जरा। कितने लोगों को बड़ा मजा आता है इस तरह से पेपर को सजा के लिखने में, ठीक है। जितने लोगों को मजा आता है तो बहुत बढ़िया। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मायने रखती है। एक प्लेट में मैं आपको एक खाना दे रहा हूं, ऐसे लगा के पूरा ऐसे दे दिया, खा लो, ठीक है, तो वो क्या होगा, खाना स्वादिष्ट हो सकता है लेकिन उसका प्रेजेंटेशन का जो तरीका था वो उसके स्वाद को किरकिरा कर देगा, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि खाना स्वादिष्ट कम हो लेकिन बढ़िया एकदम ऐसे सजा के फोटो खींचने लायक प्लेट में आपको सर्व किया जाएगा तो आपके मुंह में पानी पहले आ जाएगा देखते से ही। तो वैसे ही आपके आंसर के अंदर कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है, नो डाउट, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली गाना लिख के जाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन उस आंसर को अगर आप बेहतरीन तरह से क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो वो आपको एडेड एडवांटेज दे जाता है, ठीक है। एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग, कौन सी एक पेंसिल के ऐड में आता था ना कुछ ऐड, तो उस तरह से क्या है वो चीज मायने रखती है, ध्यान रखना। क्या बता रहा था मैं आपको, हाँ, कि नेशनल एंड स्टेट पार्टीज, तो वही वाली बात है, यहाँ नेशनल पार्टी हो गया या स्टेट पार्टी हो गया। अगेन नेशनल पार्टी कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, जिनकी इन्फ्लुएंस ऑल ओवर दी नेशन होती है। स्टेट पार्टीज वो पॉलिटिकल पार्टीज होती है जो एक स्टेट तक सीमित होती है। क्राइटेरिया लिख दो, 3 नंबर का सवाल है ना, तो क्राइटेरिया लिख दो। नेशनल पार्टी के लिए क्या चाहिए रहता है, 6% वोट चाहिए रहते हैं लोकसभा में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, साथ ही साथ प्लस में क्या चाहिए रहता है, 4 सीट्स चाहिए रहती है, ठीक है। यही आप जैसे आप स्टेट पार्टी की बात करोगे तो वही 6% वोट इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और क्या चाहिए रहता है, 2 सीट चाहिए रहती है। फाइन, एग्जाम्पल लिख दो। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे नेशनल पार्टी के,
तो नेशनल पार्टी के एग्जांपल में बीजेपी लिख दो, कांग्रेस लिख दो, ठीक है। स्टेट पार्टी में आप क्या जो स्टेट पार्टीज हैं, जैसे क्या हो गया शिवसेना हो गया, ठीक है, नीचे चले जाओगे जनता दल वगैरह हो गई, तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज हो जाती हैं। सिंपल, तो यही वही रहा, ठीक। ये पॉइंट भी जैसे हम मैंने यहाँ पे पॉइंट 4 डाल दिए हैं, तो आप ये भी लिख सकते हो, ऑल ओवर दी कंट्री इन्फ्लुएंस होती है, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है, और ये जो होती है रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज होती है, स्टेट पार्टीज। समझ में आया? सो ये क्या हो गया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपका डिफरेंशिएट बिटवीन नेशनल एंड स्टेट पार्टीज, वो वाला पार्ट हो गया। फाइन, चले बनेगा ना। देखो मैं हर क्वेश्चन पे समय देता हूं जितना मुझे लगता है, अननेसेसरी स्ट्रेच करने से कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको तरीका बता दिया क्या लिखा जा सकता है, सवाल बता दिया कैसा पूछा जा सकता है। एक और सवाल लो तो एग्जामिन दी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसीपी। एनसीपी क्या है सर, ये बताओ जरा, सोचो, दिमाग में सोचो। एनसीपी, व्हेन डिड इट बिकम अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। अब स्प्लिट करो, स्प्लिट करना सीखो, सवाल देखो और स्प्लिट करो। एग्जामिन दी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसीपी, चलो इसको 2 नंबर दे देते हैं हम। क्यों 2 नंबर दे देते हैं? क्योंकि इसके आगे वाली चीज जो उसकी जो अगर हम देखें कि उसकी कीमत कितनी है, तो उसकी 1 नंबर की ही कीमत है, ठीक है। शब्द कुछ और आने वाला था लेकिन समझ गए आप, ठीक है। तो अब क्या है कि व्हेन डिड इट बिकम अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, तो ये जो आगे वाला पार्ट है, इसका वेटेज ही 1 नंबर का है। तो 3 नंबर क्यों लिख दिया? इसका वेटेज ही 1 नंबर का है, तो 1 नंबर से ज्यादा है क्या कैरी ही नहीं करता, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ एक ईयर ही लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने पहले क्या कर लिया, स्प्लिट कर लिया अपने दिमाग में। तो मतलब आपको क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट जो है कम से कम 2 नंबर के लायक एक्सप्लेन करना है। समझ रहे हो ना? अगेन दिस इज नॉट अ वीडियो, दिस इज अ वर्कशॉप। आप सीख रहे हैं कैसे लिखना है, तो उस हिसाब से अगर हम जैसे देखें तो आप चालू करते हैं एग्जामिन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसीपी, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है उसकी बात की जा रही है। कौन सी? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से स्प्लिट होकर बाहर निकली थी, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है। सिंपल सी चीज है। तो आइडियोलॉजी क्या है, तो जैसे अगर आप देखेंगे, इट एडवोकेट्स डेमोक्रेसी, गांधीयन सेक्युलरिज्म, इक्विटी एंड सोशल जस्टिस। अब क्या होता है, आपने लेक्चर्स में भी शायद फॉलो किया होगा इस चीज को, मैं यहां पे फिर बता रहा हूं आपको। क्या समझाया था मैंने आपको कि हर पॉलिटिकल पार्टी का कुछ ना कुछ एक एक्स फैक्टर होता है, ठीक है। वो एक्स फैक्टर ध्यान रख लेना, तो पॉलिटिकल पार्टीज को याद करना आसान रहेगा, ठीक है। तो शरद पवार, ठीक है, शरद पवार यहां एक्स फैक्टर नहीं है। यहां एक्स फैक्टर जो है वो क्या है कि एनसीपी इंडियन नेशनल कांग्रेस से बाहर क्यों आई थी, वो जो घड़ी वाली कांग्रेस पार्टी है वो बाहर इसलिए आई थी क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ में उनके क्या हो गए थे, कंफ्लिक्ट हो गए थे। और किस बात को लेकर हुए थे कि हायर पोस्ट, ठीक है, हायर पोस्ट इन दी पार्टी, हायर पोस्ट इन दी गवर्नमेंट शुड बी लिमिटेड टू दी नेचुरल बॉर्न सिटीजंस ओनली। सोनिया गांधी के अगेंस्ट में, ठीक है। ध्यान आ रहा है? कुछ थ्योरी में समझाया था बहुत अच्छे से। तो इस तरह से क्या है, आपसे ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसीपी पूछा है तो आपने वो क्लियर कर दिया, ठीक है। वो कितना वेटेज रख के चल रहा था, 3 नंबर का टोटल क्वेश्चन है, 2 नंबर के लगभग उसका वजन था, तो आपने 2 नंबर के लायक उसे एक्सप्लेन कर दिया। अगला क्या है, सिंपल सी चीज, लेकिन जब सरकार बनाने की बात आती है ना, तो प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स पे जब बात की जाने लगती है कि आइडियोलॉजी को रखो अभी चूल्हे पे, ठीक है, हम क्या करते हैं पहले पावर में तो आए। तो उस तरह से क्या है कि एनसीपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि दोनों एक ही ट्रंक के ब्रांचेस है ना, एक तो ट्रंक ही है अपने आप में, तो उस तरह से क्या होता है कि दोनों अलायंस भी बना लेते हैं। 2004 के चुनाव में एनडीए यूपीए की जो पहली क्या कह सकते हैं सरकार बनती है 2004 की, तो उसमें क्या कर लेते हैं, ये हाथ भी मिला लेते हैं। तो ये वही है कि व्हेन डिड इट बिकम अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, 2004। अब ये कहां से आया है सवाल, तो आपने नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज का क्राइटेरिया वगैरह समझ लिया। अब जब आप क्या करते हैं, नेशनल पार्टीज को पढ़ते, तो आपको बुक में 6-7 नेशनल पार्टीज दी है, ठीक है। और अब देखो, अब मैं जो बात बताने वाला हूं, यू मोस्ट ऑफ यू आर वेटिंग फॉर दिस, ठीक है। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन वेदर यू आर वेटिंग फॉर इट और नॉट, और मैं आपको आसान तरीका भी बता दूंगा उसका, ठीक है। तो क्या है यहां पे देखो, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि ये जैसे क्या लिखा है यहां पे कि हायर पोस्ट, मतलब ये हो गया 2004 लिख दिया। अब यहां पे पार्ट ये, मतलब दिक्कत आपको ये आती है कि सर ये तो एक का, चलो हमने ईयर ध्यान कर लिया, या फिर एक पॉलिटिकल पार्टी की बात थी और आपने एक सवाल समझा दिया, लेकिन सर ऐसे क्या सबकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज के करें? तो जितने हमारे सिलेबस में चैप्टर नहीं है 7 चैप्टर, उतनी तो 7 पॉलिटिकल पार्टीज है, ठीक है। सबको कैसे याद रखें, डिफिकल्ट होता है ना। तो उसका मैं आपको एक रामबाण इलाज बताता हूं, ठीक है, एक निंजा टेक्निक बताता हूं इन माय वर्ड्स। वो क्या है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो कुछ भी आ जाता है, अगर कांग्रेस आ जाती, बीजेपी आ जाती, बहुजन समाज पार्टी आ जाती है, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आ जाता, कुछ भी पूछ लिया जाए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको क्या ध्यान रखना है, देखो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, आपको सिंपल ये ध्यान रखना है, ये 4 पॉइंट्स, ठीक है। देखो 3 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन पॉलिटिकल पार्टी को एक्सप्लेन करने के लिए एज सच नहीं आने वाला है। 5 नंबर का आ गया तो फिर क्या है, माउंटेन ड्यू पीना, ठीक है, डर के आगे जीत है। कैसे? तो फिर उसको उस तरह से स्ट्रेच करना। लेकिन मैं आपका काम अभी आसान कर दे रहा हूं कि 3 नंबर के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है, 3 नंबर के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाएगा। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पूछी जाए, आपको ये
कि ये क्या रहेगा, थंब रूल रहेगा, ठीक है। फाउंडर एंड ईयर ध्यान रखना है, ठीक है, सिंबल ध्यान रखना है और आइडियोलॉजी ध्यान रखना है। अब आपको सारी पॉलिटिकल पार्टीज रटते नहीं फिरना है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात की जा रही है, जैसे बीजेपी की बात की जा रही है, तो बीजेपी का मुझे ध्यान है कि हाँ इसके फाउंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये लोगों के नाम थे फाउंडर्स में, ईयर की 1980 की बात हो गई, ठीक है। तो ऐसे आपको एक चार्ट बना लो सिंपल, अगर ज्यादा दिक्कत जा रही है तो एक चार्ट बना लो। चार्ट इनफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपका काम थोड़ा आसान कर दूंगा, कैसे अभी अगली स्लाइड पे बताता हूं, लेकिन मैं आपको पहले तरीका बता दे रहा हूं। तो हर पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर अगर डिटेल पूछी जाए, शॉर्ट नोट लिखने को आ जाए, 3 नंबर तक का सवाल आता है, तो ये थंब रूल लेके चलना है कि आपको हर का फाउंडर ईयर ध्यान रहे, ठीक है, फाउंडर और ईयर ध्यान रहे, फिर सिंबल ध्यान रख लेना। सिंबल आप लिख सकते हो, आपको एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। सिंबल क्या है, तो जैसे आप क्वेश्चन आ गया क्या कि बीजेपी, तो क्या लिख देंगे, लोटस, लोटस इज द सिंबल ऑफ बीजेपी, सिंपल, लोटस इज द सिंबल ऑफ बीजेपी। आइडियोलॉजी आपको सारी पॉलिटिकल पार्टीज की ध्यान रखना है, तो जैसे बीजेपी बिलीव इन द आइडियाज ऑफ हिंदुत्व, ठीक है, कांग्रेस इज अ सेंटरिस्ट पार्टी हु बिलीव इन द आइडिया ऑफ, क्या कह सकते हैं, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो उस तरह से क्या है कि आइडियोलॉजी वाला एक पॉइंट, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी को आप कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट कर पाओगे। जैसे क्या है, जैसे बात कर रहे हैं क्या कि अभी हमने पढ़ा है एनसीपी की बात करी, ठीक है, जस्ट नाउ एनसीपी की बात करी, किधर गया एनसीपी, तो उसमें आपने क्या देख लिया कि उसकी आइडियोलॉजीज या फिर कह सकते हैं मेन आइडिया जो की पॉइंट है उसमें क्या ध्यान था, क्या ध्यान रखना था आपको कि हाँ वो लड़ रहे थे किस चीज के लिए, कि जो हायर पोस्ट है ना इट शुड बी लिमिटेड टू द नेचुरल बॉर्न सिटीजन, बाहर से कोई यहाँ के इंडिया की सिटीजनशिप ले ले और पार्टी की हाई पोजीशन को संभाल ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे हर पॉलिटिकल पार्टी का कुछ की पॉइंट होता है, ठीक है, तो वो आपको की पॉइंट ध्यान रखना रहेगा हर पॉलिटिकल पार्टी का, ठीक है। तो ये 3 जो कह सकते हैं क्या दे रहा हूं, पिलर्स दे रहा हूं ना, इससे आपके हर पॉलिटिकल पार्टी का काम आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या आया, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस फाउंडर ध्यान है आपको ममता बनर्जी, ठीक है, और क्या है, जैसे ममता बनर्जी आपने फाउंडर ध्यान रख लिया, दैट्स इट। पार्टी का सिंबल आपने लिख दिया ग्रास एंड फ्लावर, ठीक है। अब आइडियोलॉजी की बात करें तो उसमें क्या है, कमिटेड टू सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म, इतना भी लिख दोगे तो आपका काम जो है ऐसा नहीं है कि आपने क्या है हवा में तीर चलाए हैं, ये एकदम सटीक लिख के आए हो आप। ये थंब रूल है, हाँ ये थंब रूल है। और सुनो मेरी बात, शॉर्टकट्स जो रहते हैं तो शॉर्टकट्स आर गुड, शॉर्टकट्स आर हेल्पफुल, बट दे कैन नॉट रिप्लेस द हार्ड वर्क, ठीक है। दोनों की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, याद हो रहा है, आपको दिक्कत नहीं जा रही तो लगे रहो मुन्ना भाई। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम जा रही तो उसकी प्रॉब्लम का समाधान मैंने ये दिया आपको कि ऐसे थोड़ा सा चीट कोड लगा सकते हो आप, ठीक है, ये चीट कोड लगा सकते हैं, जीटीए की याद आ गई। तो ये ऐसे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का जैसे आपको डिटेल मिल गया, तो अब जैसे एडिशनल पॉइंट्स फिर आप ऐड कर ही सकते हो। वेस्ट बंगाल में है, नेशनल पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज 2016 में किया गया, फाउंडर ममता बनर्जी हैं, समझ में आया। तो दी पार्टी सिंबल इज ग्रास एंड फ्लावर, तो इस तरह से फिर क्या है, कमिटेड टू सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म, ये सारी कहानी हो गई है। अब बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें, बीएसपी, तो अगेन फाउंडर ध्यान रखना है, तो कांसीराम वाज दी फाउंडर, ठीक है, कांसीराम वाज दी फाउंडर, रिप्रेजेंट्स दी बहुजन समाज, जैसे आदिवासी, दलित, ओबीसी, रिलीजियस माइनॉरिटीज। पार्टी का सिंबल क्या है, एलिफेंट, ठीक है, पार्टी का सिंबल क्या है, एलिफेंट है। ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम शाहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार, ठीक है, रामास्वामी नायकर। तो इस तरह से क्या ये आइडियोलॉजी में हो गया, ठीक है, ये आइडियोलॉजी में हो गया। तो सिंबल, फाउंडर और आइडियोलॉजी, सिंपल, 3 नंबर का क्वेश्चन था, 3 नंबर लायक लिख दिया ना, और क्या लोगे, भगवान से मिलोगे क्या। तो इस तरह से हर पॉलिटिकल पार्टी का, जैसे देखें बीजेपी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी दी पार्टी सिंबल इज लोटस, ठीक है, और आइडियोलॉजी में अगर जैसे देखेंगे तो कल्चरल नेशनलिज्म, ठीक है, इंडिया कल्चर और उनकी वैल्यूज जो है वहां से इंस्पिरेशन डिराइव आउट करती है, ये सारी कहानी लिख दी है, ठीक है। आइडियोलॉजी में लिख दिया कल्चरल नेशनलिज्म, हिंदुत्व, ठीक है। तो ये आपने क्या करा, वही थंब रूल चल रहा है हमारा, वही थंब रूल चल रहा है। अगली चीज अब क्या है, अब जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आ गया, तो पार्टी सिंबल हो गया बिलीव्स इन मार्क्सिस्ट लेनिनिज्म, मैंने आपको थ्योरी समझाते समय बताया भी था, और क्या कि फाउंडर में जैसे आप एम एन रॉय वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये सीपीआई एम है, और ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जो है ना, तो इसमें सिकल और हैमर जो है वो उसका सिंबल है, ठीक है। डिसअप्रूव्स द फ्री इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, तो ये क्या है, लिबरलाइजेशन को अपोज करती थी, समझ में आ रहा है। फिर अगला जैसे कांग्रेस, तो कांग्रेस वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी, इसका की पॉइंट आ जाएगा। आइडियोलॉजी की अगर बात करेंगे तो क्या, सपोर्ट सेक्युलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज। पार्टी सिंबल पाम विद 5 फिंगर्स, ठीक, ये लिख दिया आपने। ओल्डेस्ट पार्टी है, अब फाउंडर क्या है, तो फाउंडर का जरूरी नहीं लिखोगे यहाँ पे, तो आप ओल्डेस्ट पार्टी करके इस तरह से भी लिख सकते हैं। फाउंडर और ईयर से मेरा तात्पर्य यही है कि हर पार्टी का फाउंडर ईयर दिया नहीं है। अब एओ यूम लिख दोगे तो ऐसा नहीं कि मारने लग जाएंगे आपको वहां पे कि बुक में नहीं लिखा था, क्यों लिखा तुमने, लेकिन आपको एक बेसिक सेट मैंने समझा दिया। वैसे अब बात करते क्या है, जैसे हम बात करें नेशनल कांग्रेस पार्टी की, तो नेशनल कांग्रेस पार्टी एस्पाउस डेमोक्रेसी, गांधीयन सेक्युलरिज्म, इक्विटी, सोशल जस्टिस, ठीक है। द पार्टी सिंबल इज क्लॉक। अब आइडियोलॉजी में जैसे अगर आप ये लिख सकते हैं, ये क्या, वांट हाई ऑफिस,
इन गवर्नमेंट टू बी कन्फाइंड टू द नेचुरल बॉर्न सिटीजंस ऑफ इंडिया। ठीक है, सोनिया गांधी के साथ कुल मिला के कंट्रोवर्सी थी उस समय पे, ये कांग्रेस से बाहर निकल आए थे, नेशनल कांग्रेस पार्टी। अगला क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया क्या है, अपोज सक्सेशन एंड कम्युनलिज्म, पार्टी सिंबल इज सिकल एंड ग्रेन्स। ये मतलब 1925 वाली पार्टी है। इसका जैसे आप देखेंगे तो क्या, वर्किंग क्लास, फार्मर्स, पुअर, इनके इंटरेस्ट को प्रमोट करती है, सिंपल। ठीक है, तो इस तरह से सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक थंब रूल लगा के आप आसानी से काम कर सकते हो। नहीं कर सकते हो, मुस्कुराओ और बताओ, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। क्लियर हुआ? अगली चीज क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में और क्या है, तो अभी आपने पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ी है, स्टेट पार्टीज, नेशनल पार्टीज कौन कौन सी थी वो पढ़ी है। अब जैसे अगर आप आगे देखेंगे तो अब क्या है, चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, ये वाला पार्ट आएगा। व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज? तो जैसे अगर आप देखेंगे तो व्हाई इज देयर लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसीज विद इन पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाई देयर इज अ लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। ठीक है, इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी क्यों है पॉलिटिकल पार्टीज में इंडिया में? तो इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी क्यों है, तो आप जैसे देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज में एट टाइम्स आपको क्या देखने को मिलता है कि जो टॉप लीडर्स रहते हैं, ठीक है, वो टॉप लीडर्स क्या करके रखते हैं, पोजीशन अपने पास ऐसे दबा के रखते हैं कि पार्टी में जो बॉटम लेवल पे फॉलोवर्स या फिर एक्टिव मेंबर्स रहते हैं ना, उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या चल रहा है पॉलिटिकल पार्टीज में। ठीक है, इसके चलते क्या होता है, इसके चलते आप देखेंगे कि जो लोग लॉयल टू द टॉप पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स हैं, उनके पास क्या रहती है, उनके पास तो सारे डिसीजंस वगैरह लेने की पावर रहती है, उनका रिप्रेजेंटेशन रहता है, बाकी लोगों को कुछ मिल नहीं पाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझा देंगे। एग्जांपल्स में क्या है, एग्जांपल्स में लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी में आप ये एग्जांपल ये लिख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम टॉप पार्टी लीडर्स आर सीन एज द फेस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, whereas the members who are working since a long, ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं अपना पूरा जीवन खपा देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में काम करते करते, लेकिन वो ग्राउंड लेवल से ऊपर ही नहीं जा पाते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि इंटरनल डेमोक्रेसी कमी है, पता ही नहीं चल पाता टॉप लीडर्स को कि कोई नीचे इतना कर्मठ क्या कह सकते हैं कि हमारा मेंबर भी है पॉलिटिकल पार्टी का। तो आंसर कैसे बनेगा अल्टीमेटली? ठीक है, तो जैसे अगर आप देखेंगे 3 नंबर का क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप। ठीक है, दिस क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, की कुछ ही लोग जो है उनके पास पावर कंसंट्रेटेड रहती है। ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ पार्टी डू नॉट गेट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, जो ऑर्डिनरी मेंबर हैं उनके पास में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं रहती है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ द पार्टी डू नॉट गेट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन बिकॉज द पावर इज कंसंट्रेटेड इन द फ्यू हैंड्स, टॉप लीडर्स के पास में होती है। अब जब ऐसी सिचुएशन होती है तो उसके चलते क्या होता है, उसके चलते आपको ये देखने को मिलता है कि दोस हु डिसएग्री फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू अकोमोडेट and personal loyalty to leader becomes more important than the interest of the party, and this is the most important most prominent problem। ठीक है, दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट प्रॉब्लम। क्या होता है कि जो लोग डिसएग्री करते हैं, तो जब इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी होती है तो आपका डिसएग्रीमेंट वहां दर्शाया नहीं जाता, आपको आपके पास ऑप्शन नहीं रहता, आपको छोड़ना पड़ता है चीजें। ठीक है, एट टाइम्स क्या होता है, चीजों में डिफरेंसेस आ जाते हैं, और वो जो डिफरेंसेस आते हैं तो वो डिफरेंसेस में क्या होता है, जब इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी रहती है, जब ट्रांसपेरेंसी की कमी रहती है, जब क्या होता है चीजें क्लियर नहीं होती, जब लोग छुपाते हैं चीजें, तब जो डिसएग्री करता है तो उसको, क्योंकि इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है रादर देन लीविंग। ठीक है, छोड़ना ही पड़ता है, फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता है। और जो लोग क्या रहते हैं, जो लोग पर्सनल लॉयल्टी दिखाते हैं ना कि टॉप पार्टी लीडर्स जो हैं तो उनके चमचे बन के बैठे हैं, वो लोग क्या रहते हैं, वो बढ़िया मक्खन खा रहे होते हैं, मलाई खा रहे होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि अपने काम या फिर कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा लॉयल्टी किससे रखना पड़ती है, टॉप पार्टी लीडर्स से। तो ये प्रॉब्लम आती है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी की समस्या से जब जूझ रहे होते हैं। तो समझ में आया? अगली चीज, एक्सप्लेन एनी 3 recent efforts made to reform political parties in India। ठीक है, तो अब आपको क्या लिखना है, एक्सप्लेन एनी 3 recent efforts made to reform political parties। लैक मतलब जो चैलेंजेस हैं, तो एक बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर में बन सकता है, उसे लॉन्ग आंसर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो चैलेंजेस वाला पार्ट है, तो जैसे आपने देखा लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का एक चैलेंज है, वैसे ही आ जाता है डायनेस्टिक सक्सेशन का चैलेंज, कैसे फेस करती पॉलिटिकल पार्टीज। तो बड़ी पिक्चर में चैलेंजेस क्या फेस करते हैं वो पूछा जा सकता है। ठीक है, और छोटी पिक्चर में यह है कि हर एक चैलेंज को भी एक्सप्लेन करने को पूछा जा सकता है, जैसा पीछे पूछा गया। ठीक है, व्हाई इज देयर लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। समझ में आया? एक्सप्लेन एनी 3 recent efforts made to reform political parties in India। 3 recent efforts के बारे में बताइए जो पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए लिए गए हैं। ठीक है, तो क्या है, मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए निर्णय ले लिए गए हैं। ठीक है, देखो हाउ कैन वी रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, ये वाला जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक में
देखने को एक ही पैराग्राफ में दिखती है सारी चीजें, लेकिन उसके अंदर अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। तो वो ध्यान रखना। कैसे ध्यान रखना है आपको कि जैसे अगर आप चीजों को समझेंगे तो यहां पे क्या हो रहा है कि रीसेंट एफर्ट्स मेड, तो क्या क्या निर्णय लिए जा चुके हैं। तो लिए जा चुके में क्या है कि डिफेक्शन जो है, तो डिफेक्शन को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ ला चुके हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये कर दी गई है क्या कि अब ये मैंडेटरी कर दिया गया पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि वो अपनी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या मतलब एक तरह से इंटरनल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करें, पॉलिटिकल पार्टीज आईटीआर फाइल करें, ये सारी चीजें मैंडेटरी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दे दिया है कि एफिडेविट फाइल करना होगा हर एक लीडर को, हर एक कंटेस्टेंट को जो क्या करना चाह रहा है, चुनाव लड़ना चाह रहा है, जिसमें वो अपनी पूरी डिटेल्स बताएगा, कोई क्रिमिनल केसेस तो नहीं, कितनी प्रॉपर्टी है, मतलब चुनाव में आने से पहले क्या थे और फिर क्या हो जाओगे ये पता भी तो रहना चाहिए। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से लोगों से मतलब पॉलिटिकल पार्टीज से ये एक्सपेक्ट किया गया कि ये सारे जो स्टेप्स लिए गए तो इससे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्म आएगा। बाकी ठीक है, मन को बहलाने के लिए मतलब ख्याल अच्छा है, लेकिन बात वही है कि रियलिटी और कुछ होती है ऑन ग्राउंड। फाइन, तो इस तरह से क्या है ये सवाल बनेगा ना। देखो ये वाला टॉपिक में एक बार फिर से थोड़ा सा आपको क्या करना चाह रहा हूं, एक इनपुट देना चाह रहा हूं। ठीक है, क्या इनपुट देना चाह रहा हूं कि ये जो टॉपिक है बुक का, हाउ पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म्ड, ये दिखने में एक पैराग्राफ दिखेगा, उसके अंदर से अंदर क्वेश्चन निकल के आते हैं। जैसे डिफेक्शन क्या होता है, क्वेश्चन लिख के आ जाता है, व्हाट आर द एफर्ट्स मेड टू कंट्रोल डिफेक्शन इन पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो अब स्पेसिफिक क्या है कि एक बड़े पैराग्राफ से एक बड़ा क्वेश्चन जो बन सकता है उसको बहुत छोटा करके पूछ दिया आपसे कि डिफेक्शन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया, तुम तो ये बताओ बस। तो आप उसमें लिखेंगे कि डिफेक्शन इज अ प्रोसेस, पहले डिफेक्शन समझा दो, 3 नंबर में पूछा है तो आपको क्वेश्चन को एलैबोरेट तो करना पड़ेगा ना। डिफेक्शन समझा दो, फिर डिफेक्शन समझाने के बाद में लिख दो कि क्या किया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, जिसके चलते क्या है कि इफ अ पर्सन इज चेंजिंग द पॉलिटिकल पार्टी देन ही और शी हैव टू लीव द सीट। ठीक है, वो सीट छोड़ना पड़ेगी एंड अगेन कंटेस्ट फॉर कंटेक्स्ट फॉर दी इन दी फ्रेश इलेक्शंस। ठीक है, तो इस तरह से क्या आपने एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में समझा दिया। और बड़ी पिक्चर यही है कि 3 रिसेंट एफर्ट्स जो लिए जा चुके हैं, तो एंटी डिफेक्शन लॉ लाए गए, एफिडेविट्स और मैंडेटरी ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स एंड क्या है, एंड फाइलिंग ऑफ आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करना पड़ती है। ये सारा डाउनलोड कर लेना आप, ठीक है, घबराओ नहीं, लेकिन आंसर जरूर लिखना, प्रैक्टिस एक बार जरूर अच्छे से करना। समझ में आया? चलिए, तो अब देखो एक और क्वेश्चन आया, ये दिस वन इज माय फेवरेट। ठीक है, जस्ट क्राफ्टेड फॉर यू। ठीक है, ये सेशन स्टार्ट होने से पहले, मतलब वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैंने सोचा कि एक सवाल मुझे ऐसा आया, मन में बहुत जोर से आया, तो मैंने सोचा लेके देता हूं। और मैं उम्मीद करूंगा कि पहले आप लोग इसका आंसर खुद मन में देने की कोशिश करो। अगेन मन से जुड़े हुए है ना, मुझे पता चल जाएगा। तो देखो क्या है, देयर आर वेरियस सजेशंस एंड स्टेप्स टेकन टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। लोग सजेशन भी दे रहे हैं कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। ठीक है, अरे हाँ ऐसा करते हैं। ठीक है, तो उस टाइप से क्या है, बहुत सारे ज्ञानी भी है, बोलते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसे रिफॉर्म किया जा सकता है। कुछ निर्णय भी लिए जा चुके हैं। स्टेप्स टेकन क्या है, अब अगर मैं आपसे सवाल पूछ लूं कि व्हाट आर दी स्टेप्स टेकन टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, तो क्या लिखोगे? अब भी पढ़ा है बस, अब भी। ठीक है, तो यहां पे क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ, एफिडेविट, ये स्टेप्स ली जा चुकी है। सवाल क्या है, सवाल यह है कि देयर आर वेरियस सजेशंस एंड स्टेप्स टेकन टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। सही बात है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, पब्लिक पार्टिसिपेशन, ठीक है, ठीक है, पब्लिक पार्टिसिपेशन कैन ऑल्सो, हर कहीं लगा है, यहां नहीं लगना चाहिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन कैन ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिफॉर्मिंग पॉलिटिकल पार्टीज, एक्सप्लेन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इतना है बस कि पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करना है तो उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने में कैसे प्ले कर सकता है, ये आप एक्सप्लेन कर दो। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, ये एक सीधा सा साधारण सा सवाल है आपके सामने। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, इसको आप समझाओ थोड़ा सा। जैसे 3 नंबर में पूछा है ना, तो थोड़ा बैकग्राउंड दे दो। क्या कि लीगल रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो हैं, दे कैन बी गुड। ठीक है, दे कैन ब्रिंग रिफॉर्म, बट ओवर रेगुलेशन कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव ऑल्सो। मतलब क्या होता है, मैं आपसे बोल रहा हूं ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, और जब बहुत ज्यादा आपके ऊपर बंदिशें लगाई जाएगी ना, तो आप वही करोगे और गलत तरीके से करोगे। ठीक है, मतलब आप क्या करोगे, लूप होल्स ढूंढोगे। तो आप अगर पॉलिटिकल पार्टीज को लीगल रिफॉर्म लाने का ज्यादा प्रयास करोगे तो वो लीगल रिफॉर्म में लूप होल्स ढूंढ लेंगे। ठीक है, क्या बोलता है, जैसे हम हेलमेट लगा, सरकार पकड़ती है बार बार, पुलिस वाले खड़े रहते हैं चौराहे पे, हेलमेट लगा के निकल, बिना हेलमेट के मत जाना। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, जब ओवर रेगुलेशन होने लगता है तो हम क्या सोचते हैं, फिर हम रास्ते ढूंढने लगते हैं कि कौन सी गली में से निकलूं कि पुलिस ना मिले मुझे। ठीक है, तो वैसे क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज में जैसे आप लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाने का प्रयास करोगे तो वो सही हो सकता है, लेकिन वो कभी कभी ओवर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, तो पब्लिक पार्टिसिपेशन में आप क्या लिख सकते हो कि प्रोटेस्ट हो गया, पिटिशन हो गया,
पब्लिक प्रेशर बनाती है अगर, तो उससे पॉलिटिकल पार्टीज रिफॉर्म ला सकती है, ठीक है। फिर और कैसे पब्लिक पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो एक पब्लिक पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट ऐसे भी हो सकता है कि दोज हु आर विलिंग फॉर रिफॉर्म, ठीक है, दोज हु आर विलिंग फॉर रिफॉर्म नहीं, मतलब दोज हु आर वांटिंग रिफॉर्म, ठीक है, जो लोग चाह रहे हैं ना कि बदलाव आए। हम क्या करते हैं, न्यूज चैनल लगा के कमेंट बहुत आसानी से पास कर देते हैं कि यार क्या चल रहा है देश में, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते हम क्या करते हैं, चाय की चुस्की लेते और बोलते हैं कि देश का तो सब काम ही खत्म है, पॉलिटिकल पार्टीज नेता सब बिके हुए हैं। लेकिन ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा, ठीक है। दोज हु आर डिमांडिंग रिफॉर्म दे शुड पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो मतलब क्या है, पॉलिटिकल लाइफ में जब इस तरह से पब्लिक पार्टिसिपेट करेगी, दोज हु आर एस्पायरिंग फॉर द चेंज, ठीक है, मतलब क्या है, गांधी जी का कोट है ना, ठीक है, बी द चेंज विच यू वांट, ठीक है। तो आप क्या है, आप अपने आप को वैसा बदलो जैसा आप बदलाव चाह रहे हैं। तो वही चीज यहां पे बताई गई है, क्या कि जो पब्लिक चाह रही है बदलाव आए, वो पब्लिक खुद आए ना। कीचड़ को साफ करना है तो कीचड़ में उतरना पड़ेगा, सिंपल सी चीज है। तो वही वाले यहाँ पे सारे पॉइंट्स आ जाएंगे आपके आंसर में। देखो आंसर ऐसा बना के लिख के आया करो, ठीक है, कि पढ़ने वालों को ऐसा बोले मजा आया, ठीक है। तो इस टाइप से क्या है कि आपका आंसर जो है अल्टीमेटली होता क्या है कि एग्जामिनर जो है, एग्जामिनर को नहीं पता है कि आप कितने लंबे हो, कितने छोटे हो, कितने मोटे हो, कितने गोरे हो, ठीक है। एग्जामिनर को ये नहीं पता कि आप टॉपर हो, कि आप क्लास में कभी जाते ही नहीं थे। एग्जामिनर को कुछ नहीं पता है, एग्जामिनर आपके बारे में कुछ नहीं जानता, एग्जामिनर सिर्फ आपकी कॉपी को जानता है, ठीक है। तो आपकी कॉपी आपका रिफ्लेक्शन है, ठीक है, आपकी कॉपी आपका रिफ्लेक्शन है। आप जितना बेहतरीन लिख के आओगे, जितना अच्छे से लिख के आओगे, जितना सही लिख के आओगे, उतना इंप्रेस एग्जामिनर होगा, ठीक है। इतना इंप्रेस हो जाएगा कि अगर बहुत अच्छे आंसर लिख दिए तो आपको ढूंढ के आपके घर आके आपके गले भी मिल सकता है वो, ठीक है। तो उस सेंस में क्या है, अपना 125% बेस्ट देके आना, ऑड नंबर है, क्लियर हुआ। तो इस तरह से ये आंसर ऐसे बन सकता है। इंट्रो दे देना कि लीगल सॉल्यूशन, ओवर रेगुलेशन काउंटर प्रोडक्टिव हो सकते हैं, और पब्लिक पार्टिसिपेशन कैसे, तो पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, पिटीशन वगैरह ये सारी चीजें। साथ ही साथ दोज हु वांट टू रिफॉर्म शुड जॉइन पॉलिटिकल पार्टीज, देन द पॉलिटिकल पार्टीज वुड बी रिफॉर्म। सिंपल सिंपल, वेरी सिंपल, फाइन। तो अब यहां पे आते हैं हम किस पे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। तो मैं उम्मीद करता हूं आज आपको जो इतने सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए, इसमें आपको मजा आया। बहुत सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बाद में आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अगेन क्या हो गया, मैदान बदल गया, रणनीति बदलना पड़ेगी। मैदान कैसे बदल गया कि 3 नंबर का क्वेश्चन था, माथा देख के तिलक कर दिया हमने 3 नंबर के हिसाब से। अब यहां पे थोड़ा बड़ा तिलक लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 5 नंबर का सवाल है तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मांगता है। 120 वर्ड्स सीबीएसई बोलती है, लेकिन शब्द क्या होते हैं, शब्द उन लोगों के लिए होते हैं जो बंदिशों में बंधे होते हैं। आपको तो कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हो ना, तो 120 वर्ड्स से तात्पर्य रहता है कि आप पूरा आंसर अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना है कि ऐसा भी नहीं है कि सर ये तो बहुत अच्छे से पढ़ा था, मतलब ऐसे किसी किसी की आंखों में आंसू आ जाएंगे कि सर ये मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी और इसके फंक्शंस तो मैंने बहुत याद करे थे, तो वो पता लग रहा है कि 1.5 घंटे तक पेपर में एक ही आंसर पहले जा रहे हैं। ये भी नहीं करना है, क्योंकि 5 नंबर से ज्यादा भी नहीं मिलेंगे, ठीक है, 5 नंबर से ज्यादा भी नहीं मिलेंगे। तो टू दी पॉइंट चीजें लिखना होगी कि जितना पूछा है, जितने क्वेश्चन की डिमांड है, उस हिसाब से लिखो, आगे बढ़ो, मुस्कुराओ, ठीक है। क्वेश्चन क्या देखो, तो मैंने बताया ना ये आलू की तरह है, हर सेट ऑफ कॉम्बिनेशन में बन जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। तो 1 नंबर का मीनिंग हो गया, 4 नंबर के 4 चैलेंजेस हो गए, 5 नंबर में क्वेश्चन दे मारा, ठीक है। तो ये जो है ये मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ये तो आपको ध्यान है ही। पॉलिटिकल पार्टी इज एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वेयर पीपल कम टुगेदर टू contest election and to have power in the government, ठीक है, सिंपल। A political party is an organized group of people or bodies who seek to capture political power through an election in order to run the affairs of a country, ठीक है। It often put forward candidates for public offices। तो इस तरह से आपने क्या है, डेफिनेशन है, डेफिनेशन को आप सिंपल क्रिस्प भी रख सकते हो अपने वर्ड्स में। देखो मैंने आपको पूरी आजादी दी है, अब बोलोगे सर आपकी आजादी देने से क्या होता है, एग्जाम तो कोई और चेक करेगा। लेकिन ये है कि जो एग्जाम लिख के आ रहे हैं ना बच्चे, उन बच्चों को मैं 4 साल से देख रहा हूं, तो बिलीव मी, ठीक है, घबराना नहीं है, इस बात पे विश्वास रखना है। कुछ बच्चों ने मुझसे पिछली डाउट सॉल्विंग क्लास में पूछा था कि सर मेरी मैडम ने तो नंबर काट दिए, 3 नंबर की जगह 1 ही दिया। तो मैंने बोला कि ठीक है, काट दिया आपकी मैडम ने नंबर, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि अपने शब्दों में आप लिख सकते हो, अपने शब्दों में लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको जैसा एनसीईआरटी में लिखा वैसे ही लिख के आना है, बट एक डिस्क्लेमर लेते जाओ, नहीं तो पूरा पता नहीं अपने शब्दों में क्या बोलते हैं, अपने शब्दों में तुम एक तरह से क्या है, शायराना तरीके में थोड़ा लिख के आ जाओ, तो वो एक अलग फिर केस बन जाएगा, ठीक है। तो अपने शब्दों से मेरा तात्पर्य यह है कि आप सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग अपने हिसाब से कर लो, लेकिन जो आंसर के कीवर्ड्स रहते हैं ना, वो कीवर्ड्स जरूर लिखना। कीवर्ड्स कहां से मिलेंगे सर, ये खरीद लाते हैं, खरीदने वाली चीज नहीं है ये कहां से मिलेंगे कीवर्ड्स, ये ऑटोमेटिकली आएंगे। जैसे अब क्या होता है कि कुछ बच्चे कहते हैं सर आपको एनसीईआरटी याद हो गई क्या, एनसीईआरटी याद नहीं हुई है। जब आप बार बार पढ़ते हो तो वो वर्ड्स आपके दिमाग में, आपके
बोलने में आपके लिखने में आने लगते हैं। तो अब जब आप बार बार पढ़ोगे पॉलिटिकल पार्टीज का मीनिंग, तो आपको मीनिंग में ये शब्द आएगा ही, ठीक है। हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड टू हैव पावर, कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड टू हैव पावर। तो ये शब्द नहीं है एनसीईआरटी, मतलब ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी से रट के आ गए, ये क्या है, वो आंसर की नेसेसिटी है। तो ये आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होगा ना, तो ये रट्टू तोता नहीं बनाएगा आपको, ये इंप्रेशन देगा कि बच्चा हवा में तीर नहीं मार रहा है, वो पढ़ के आया है। तो अपने शब्दों में लिखो इंक्लूड द कीवर्ड्स इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है, इंक्लूड द कीवर्ड्स इन योर ओन वर्ड्स। ये क्या बन सकता है, हमारा एंथम बन सकता है। अच्छा, इंक्लूड द कीवर्ड्स इन योर ओन वर्ड्स, फाइन, समझ में आया। तो ये आपने क्या लिख दिया, जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, वेल ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, डिस्क्राइब द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन द इंडियन डेमोक्रेसी। तो हाँ जी, अब 5 नंबर का सवाल है, 7 फंक्शन दिए हैं, ठीक है, कितना लिख दें सर बता दो, और ऊपर से एक मीनिंग और है, तो कितने लिख दें बता दो। देखो मैंने आपको क्या बताया, थंब रूल, जितना नंबर का आपका सवाल है उतने आपको पॉइंट्स तो लिखने रहेंगे। तो 5 तो प्री रिक्विजिट कंडीशन हो गई, तो कम से कम 4 तो इसके लिखना ही लिखना फंक्शंस, ठीक है। अब ये फंक्शन है, फंक्शन को रोल के रूप में पूछा जा सकता है, घबराओगे तो नहीं, क्यों, क्योंकि शब्द बदल सकते हैं, क्वेश्चन बहरूपिया हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप भी तो अर्जुन हो ना, तो निशाना सीधा मछली की आंख पे मार के आना। शब्द बदले, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज मतलब क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज का काम क्या होता है, काम मतलब क्या है, फंक्शन, फंक्शन मतलब क्या है, ये रहे, ठीक है, तो फंक्शन मतलब ये रहे। तो अब क्या है, एक एक पॉइंट है, इसको एक्सप्लेन करना। जैसे एक बहुत अच्छा तरीका मैं बताता हूं, जो मतलब मैं तो ऐसे लिखता था इन द सेंस कि लिखवाता था, ठीक है, क्योंकि मैं जब पढ़ता था तो इतना ब्रिलियंट नहीं था, सोशल में काम चल जाता था अपना। तो यहां पे जैसे अगर आप देखेंगे, आपने मीनिंग लिख दिया, ठीक है, तो ये आपने पूरा मीनिंग वाला पार्ट लिख दिया, बहुत अच्छे से आपका आंसर सुंदर दिख रहा है, सुशोभित दिख रहा है एकदम, ठीक है, ये आपके मार्जिन वगैरह है, मीनिंग लिख दिया आपने। मीनिंग के बाद में क्या है, अब रोल पूछा है, तो व्हाट आर दी रोल्स, तो आप यहाँ पे एक पॉइंटर लगा सकते हैं कि यहाँ लिख देना आंसर, ठीक है, आंसर नंबर जो भी आपका आंसर नंबर 2, ठीक है, आप यहाँ पे क्या लिख देंगे अब, ठीक, तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि द फॉलोइंग फाइन, द फॉलोइंग आर द रोल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पूरा लिखना, पीपी लिख के मत आना, ठीक है। तो अब फिर क्या है, अब जैसे पॉलिटिकल पार्टीज के फॉलोइंग आर दी रोल्स, तो पहला पॉइंट, एक और चीज बता रहा हूं मैं, ठीक है, एक और चीज बता रहा हूं, इसमें भी कभी कभी बच्चे गड़बड़ करते हैं, क्या है कि यहाँ 2 लिखा है, फाइन, यहाँ 2 लिखा है, फिर यहाँ क्या करेंगे, वो यहाँ पे जैसे पॉइंटर्स नंबर लिखना चाहिए, 1 लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ 3 लिख देंगे, मान लो 3 लिखे, अब अगला क्या, अगला आंसर नंबर आपका क्या है, 2 के बाद 3 आना, तो यहाँ 3 आ गया, आंसर नंबर 3। तो ये क्या है, ये कभी कभी क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो ये आंसर की जब आप इस तरह से नंबरिंग करोगे ना, तो थोड़ा सा कंप्यूटराइज्ड हो जाना यहाँ पे, ठीक है, मतलब दीज आर द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड, मतलब ये ऐसा है कि हम कभी कभी फोकस ही नहीं करते उन चीजों पे, ठीक है, इन चीजों पे हम कभी ध्यान ही नहीं देते, लेकिन ये ध्यान देने वाली बारीक चीजें हैं जो आपको क्या करती है, आपको जो है ना फाइन ट्यूनमेंट देती है, ठीक। और मुझे बहुत मजा आता है इन चीजों में। मजा क्यों आता है, क्योंकि वो आपको क्लास अपार्ट कर देती है, ठीक है, वो आपके आंसर को दूसरे के आंसर को क्या कर देती है, प्रेजेंटेशन वाले पार्ट पे डिफरेंशिएट कर देती है, एक एज दिलवा देती है। तो अब जैसे यहाँ 2 लिखा है ना, तो यहाँ फिर आप ABCD में चले जाना, यहाँ फिर आप क्या कर देना, ये इस तरह से रोमन नंबर में चले जाना, तो उससे क्या रहेगा कि कंफ्यूजन नहीं होगा अगले आंसर के लिए। तो अब क्या है, अब जैसे इसमें पहला पॉइंट आप क्या लिख रहे हैं, व्हाट आर दी रोल्स, तो रोल्स में आपने क्या लिख दिया कि पार्टीज, ठीक है, ये गिरगिट की तरह क्यों कलर बदल रहा है आपने, ठीक है, तो आप यहां क्या लिख सकते हो, पार्टीज कंटेस्ट, देखो फिर वैसे ही चल रहा है, ठीक है, पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन, ठीक है, खत्म हो गया क्या, नहीं। अब पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन लिखने के बाद आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, चाहो तो यहाँ पे क्या, इसको ऐसा करके पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन, तो अब इसको आप क्या लिख देंगे, व्हाट आर द रोल्स परफॉर्म बाय पॉलिटिकल पार्टीज, 5 नंबर का है, डिटेल एक्सप्लेनेशन देना है, तो अब थोड़ा सा लिख दो कि इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच कंटेस्ट इलेक्शन बाय पुटिंग अप देयर कैंडिडेट्स, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब फिर क्या है, इसके अंदर सेकंड पॉइंट आ गया क्या कि पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन, पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन के बाद में क्या है कि पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, तो ये लिख दिया आपने पुट फॉरवर्ड, ठीक है, पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, ठीक है। तो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, इसको अंडरलाइन करा, इसको यहां एक्सप्लेन कर दिया कि पॉलिटिकल पार्टीज आफ्टर विनिंग द इलेक्शंस, ठीक है, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग अप द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर दी कंट्री। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से क्या है, जब सिस्टमैटिकली आपका आंसर जाएगा ना, तो लिखने में भी मजा आएगा, पढ़ने में भी मजा आएगा, चेक करने में मजा आएगा, नंबर जो पाओगे उसमें भी मजा आएगा, बिलीव मी। फाइन, तो ये आगे ना समझ में, आपको एक पैटर्न बताया मैंने, थोड़ा सा क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगली चीज क्या है, अगली चीज जैसे अगर देखोगे आप तो हाँ अभी तो बचा है। तो इस तरह से पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन, पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, प्ले डिसाइसिव रोल इन लॉ मेकिंग प्रोसेस इन द पार्लियामेंट, इसको एक्सप्लेन जरूर करना। फाइन, फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, प्लेज द रोल ऑफ अपोजिशन, जैसे मैंने आपको समझाया पब्लिक ओपिनियन शेप करती है। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से कितना लिखना है,
तो मिनिमम 4 पॉइंट तो लिखना ही लिखना, ध्यान नहीं आए तो, ठीक है। मिनिमम 4 पॉइंट क्यों लिखना है, क्योंकि एक मार्क जो है आपका आगे इधर आ गया है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज में एक नंबर यहां आ गया है, बाकी मिनिमम एक नंबर इसके बाद में 4 नंबर का आगे वाला पार्ट है, तो मिनिमम 4 पॉइंट लिख के एक्सप्लेन तो करके आना। और अगर याद रह जाता है, समय है आपके पास, स्लो लिखते हो फास्ट लिखते हो, उस हिसाब से अगर लिख सकते हो तो फिर साथ के साथ लिख देना, कंप्लीट कर देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला देखो सवाल क्या है, व्हाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, एक्सप्लेन। व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन ऑल अबाउट। तो ये जो नेसेसिटी वाला टॉपिक है ना, कि व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, नेसेसिटी है या फिर ये बात देखो यहां पे, तो पॉलिटिकल पार्टीज की नेसेसिटी क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, शब्द जो है बदल जाएंगे, क्वेश्चन होता है बहरूपिया, ठीक है। कुछ ध्यान होना हो, एक चीज तो ध्यान हो जाएगी कि सर क्वेश्चन बहरूपिया होता है, वो रूप बदल के आ सकता है, तो क्वेश्चन के शब्द बदल सकते हैं बाबू, लेकिन आपको वही, आप तो अर्जुन हो, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना है कि व्हाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, किसी भी तरह से सवाल पूछा जाए तो यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज की नेसेसिटी, पॉलिटिकल पार्टीज की इंपॉर्टेंस, पॉलिटिकल पार्टीज की इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, ये सारी चीजें पूछी जा रही है, ठीक है। कुछ भी पूछ लो तो आपको बताना होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या है। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है, सब कुछ ही पॉलिटिकल पार्टीज है, क्यों, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज की नेसेसिटी ऐसी है कि विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, एवरी कैंडिडेट इलेक्टेड वुड बी इंडिपेंडेंट। सब अलग अलग है, कि तुम कहां से हो तो बोलोगे कि मेरी कोई पार्टी तो है नहीं, अपन तो उधर से उस विधानसभा क्षेत्र से या फिर उस लोकसभा क्षेत्र से जीत के आए हैं, लोग एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं रह पाएगा, ठीक है। जब लोग सब इंडिपेंडेंट रहेंगे तो फिर लॉन्ग टर्म सब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे ना, लॉन्ग टर्म विजन नहीं बन पाएगा। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो सारे रिप्रेजेंटेटिव्स किसी एक इशू पे नैरो डाउन हो सकते हैं, लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगी सब इधर उधर भागेंगे, ठीक है, कोई सेंट्रलाइजेशन नहीं रहेगा ना। पॉलिटिकल पार्टी सेंट्रलाइजेशन प्रोवाइड करती है, कंसेंसस को बिल्डअप करने में मदद करती है, तो यही सारे पॉइंट्स आपके रहेंगे, घबराना नहीं है। बोलोगे सर ये तो छोटा सा पैराग्राफ था, इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन, अनजस्टिस, ठीक है, तो ऐसे इनजस्टिस कुछ नहीं है। यहां आप देखोगे तो यहां पे उतने आइडियाज है, 5 आइडियाज आपको निकल के आ रहे हैं ना, कैसे, तो कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस विल बी इंडिपेंडेंट, तो प्रोमिसेस एंड यूटिलिटी विल रिमेन अनसर्टेन, कोई बड़े प्रोमिसेस नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। जब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ेंगे तो क्या रहेगी, बहुत अनसर्टिनिटी रहेगी, ठीक है, बहुत अनसर्टिनिटी रहेगी। फिर क्या है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल ओनली बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। यहां पे क्या देखने को मिल रहा है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे ना, तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स क्या रहेंगे, दे विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली, ठीक है। क्यों, क्योंकि सब कोई पॉलिटिकल पार्टी से बंधे हुए तो नहीं है, सब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जवाब दें, देश के बारे में कौन सोचेगा भाई फिर, ठीक है। तो ये इसलिए क्या है, इट इज नेसेसरी टू हैव पॉलिटिकल पार्टीज, ताकि नेशन वाइड पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन इंश्योर किया जा सके। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या है, एजेंसी टू गैदर डिफरेंट व्यूज ऑन वेरियस इशूज, ठीक है। तो यहां पे क्या है, क्योंकि क्या है, अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सबने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर लिया, लेकिन ये सारे रिप्रेजेंटेटिव्स जब एक पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट होते हैं तो वो एक एजेंसी का काम करती है पॉलिटिकल पार्टी, जो अलग अलग व्यूज को क्या करती है, वेरियस इश्यूज पे एक साथ इकट्ठा कर लेती है, ठीक है। तो ये आपके क्या होगा, 3 आइडियाज हो गए कि क्यों मॉडर्न डेमोक्रेसीज पॉलिटिकल पार्टीज के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, समझ में आ रहा है, ब्रिंग्स रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर सो दैट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म्ड, ठीक है। अब जब सारे रिप्रेजेंटेटिव्स एक साथ आ जाते हैं तो उससे क्या होता है, एक साथ कब आएंगे, वो पार्टी में आएंगे, और दूसरी चीज क्या है, जब पार्टी बदलने की बारी आएंगे तब आएंगे, और तीसरी चीज क्या है कि जब आप जैसे देखेंगे कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो एक पार्टी के पार्ट होंगे तब एक साथ आएंगे। तो उस सेंस में क्या है, उस सेंस में रिप्रेजेंटेटिव्स एक साथ आते हैं जिससे गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल बनती है, और इन्हें एक साथ लाने में पॉलिटिकल पार्टी का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैकेनिज्म टू सपोर्ट गवर्नमेंट, मेक पॉलिसीज एंड जस्टिफाई और अपोज देम, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी तो सरकारें बनेगी नहीं, ठीक है। मैकेनिज्म टू सपोर्ट गवर्नमेंट, सरकारें कैसे बनाओगे आप, मेजोरिटी कैसे मिलेगी किसी को, ठीक है। इसके लिए मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। अब मान लो सरकार किसी और की बन गई तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का होना भी जरूरी, क्यों, क्योंकि वो जस्टिफाई कर सकती है निर्णय को, या फिर अपोज कर सकती है जिस पॉलिटिकल पार्टी ने निर्णय लिया उसे। तो इन सारे सेंस में अब इसका आंसर लिखना, दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने मनी इन क्रेडिट में बताया था कि एक क्वेश्चन का आंसर तो जरूर से लिखना है, मुझे पता है इसमें से आधे से ज्यादा बच्चे तो लिखते नहीं है आंसर, बोलते हैं हाँ सर हो गया, ठीक है। लेकिन जो ईमानदारी से लिखते हैं और जो नहीं भी लिखते हैं उन सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि एक आंसर तो लिखा करो भाई प्लीज, ठीक है। तो आज का होमवर्क क्वेश्चन आपका यही रहेगा कि व्हाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। इसके आगे लिखना है, हाँ इतना ही नहीं लिख के दे देना है कि हाँ सर ये पॉइंट्स आपने डलवाए थे मैंने भी ये डाल दिए, इसको एक्सप्लेन करके देखना, थोड़ा सा बनेगा नहीं बनेगा, एक अच्छा सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन लिखना, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन लिखना आप, क्लियर हुआ, चलो मिटा दें इसको, मिट क्यों नहीं रहा है, ठीक है।
आगे समझ में। अगला क्या है, व्हाट आर डिफरेंट पार्टी सिस्टम, विच ऑफ द पार्टी सिस्टम अमंग दीज इज बेस्ट। हाँ जी, तो देखो भाई रिवीजन वाले मोड पे हैं, हमने देख लिया फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं जो छोड़ के आए थे हम, नेसेसिटी वाले पार्ट से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हो जाएगा। फिर अगर हम डिफरेंट पार्टी सिस्टम की बात करें तो डिफरेंट पार्टी सिस्टम पे बहुत बोल चुके हैं, तो एक बार और माइक लेंगे और बोलेंगे। तो देयर आर, मतलब इसमें देखो, हाँ अब सुनो मेरी बात, एक अच्छी बात है अभी कि डिफरेंट पार्टी सिस्टम में 1 पार्टी 2 पार्टी 3 पार्टी सिस्टम, 3 पॉइंट तो बन गए सर हमारे। फिर 3 पॉइंट तक का क्वेश्चन आपका यह हो गया, व्हाट आर द डिफरेंट पार्टी सिस्टम, विच ऑफ द पार्टी सिस्टम अमंग दीज इज बेस्ट, कौन सा पार्टी सिस्टम बेस्ट है। तो अब देखो यहां आपके 2 पॉइंट भी बन सकते हैं, तो आप एक बताएंगे कि दिस इज नॉट अ गुड क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, ठीक है, कि कौन सा पार्टी सिस्टम बेस्ट है, कोई क्वेश्चन होता है क्या, क्यों, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम जो है, मतलब 1 पार्टी 2 पार्टी 3 सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम, कोई भी पार्टी सिस्टम बेस्ट नहीं होता है। द पार्टी सिस्टम विच इज बेस्ट फॉर अ कंट्री डिपेंड्स ऑन दैट कंट्री। चाइना के लिए 1 पार्टी सिस्टम बेहतरीन चल रहा है, ठीक है, यूके यूएस में 2 पार्टी सिस्टम बेहतरीन चल रहा है, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम बेहतरीन चल रहा है। तो ये पार्टी सिस्टम कोई हम चूज करने वाली चीज नहीं है, इट इवॉल्व्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो 3+2 की स्कीम चल रही है यहाँ पे। 3+2 की स्कीम क्या है कि आगे वाले पार्ट में आपको 3 नंबर में बन सकता है सवाल, बन सकता है क्या, बनेगा, और पीछे वाले पार्ट में 2 मार्क्स में समझा दो, ठीक है। इसमें आप इंट्रो भी दे सकते हैं, आप इंट्रो से स्टार्ट करो, ठीक है। तो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम, ठीक है, विच आर एक्सप्लेन बिलो। तो 3 तरह के पार्टी सिस्टम इंट्रोडक्शन देने के बाद लिख देना, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम समझा देना, जो आगे हमने डिस्कस किया। रिपीटेशन तो नहीं लगेगा ना, ठीक है, क्योंकि बहुत बार बता दिया ये। तो 1 पार्टी 2 पार्टी मल्टी पार्टी सिस्टम लिखो, और आगे क्या करो, पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज, इट इवॉल्व्स। क्यों, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन दी सोशियो पॉलिटिकल एंड कल्चरल सिचुएशंस इन दी कंट्री, वहां पे सोसाइटी कैसी है, डाइवर्स है कि कह सकते हैं होमोजेनस सोसाइटी है, एक जैसे लोग हैं तो उनको क्या फर्क पड़ता है, सभी एक रिलीजन के, एक ही कास्ट के, तो उन्होंने बोल दिया लगा दो एक ही पॉलिटिकल पार्टी बना दो। देखो हर चीज के पीछे पता लॉजिक समझा करो। चाइना में 1 पार्टी सिस्टम चल रहा है, क्यों चल रहा है पता है, क्योंकि वहां का जो एथनिक कंपोजिशन है, तो मेजोरिटी ऑफ द चाइनीज पॉपुलेशन इज बिलोंग्स टू हान्स, ठीक है, हान्स एथनिसिटी को बिलोंग करती है मेजोरिटी पॉपुलेशन। तो अब क्या है, जब एथनिसिटी नहीं है, डाइवर्सिटी नहीं है, तो जब एक ही एथनिसिटी के लोग ज्यादा है तो उनको 1 पार्टी से ही काम चल जाएगा, उनको क्या जरूरत है मल्टी पार्टी सिस्टम की। लेकिन इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों है, क्योंकि इंडिया में आप इतनी डाइवर्सिटी देख रहे हो, तो उसके लिए क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम होना जरूरी है। तो देखो सवाल कैसे भी आ सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट पार्टी सिस्टम्स, व्हाई इंडिया अडॉप्टेड मल्टी पार्टी सिस्टम, व्हिच पार्टी सिस्टम इज बेस्ट। तो दिस इज नॉट अ गुड क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, फाइन। तो उसी तरह से क्या कर सकते हो आप, बहुत अच्छी तरह से, बेहतरीन तरह से आंसर को लिख सकते हो, कब, जब आप सवाल बहुत बेहतरीन तरह से समझ लोगे, ठीक है। अगला सवाल क्या है, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस व्हिच द पॉलिटिकल पार्टीज फेस इन द प्रेजेंट एरा, एक्सप्लेन, ठीक है। तो क्या है, मेजर चैलेंजेस क्या फेस किए जाते हैं, तो ये आंसर आसान है सर, ठीक है, ये बढ़िया आसान है। देखो तो मैं आपको एक चीज भी बता रहा हूं कि ये 5 नंबर में आपसे बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी, सीधा टू द पॉइंट क्वेश्चन है, ठीक है। टू द पॉइंट है तो आप टू द पॉइंट में क्या लिख दोगे कि हाँ लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है, दूसरा क्या है कि डायनेस्टिक सक्सेशन है, मनी एंड मसल पावर चलता है, और चौथी चीज जो है लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस। और इस तरह से आपने एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि इन दी प्रेजेंट at present modern democracy suffer from various challenges, ठीक है, which are hurdle in the working of democracy, the following are the challenges faced by modern democracies, और आपने चारों challenges को लिख के एक्सप्लेन कर दिया। सिंपल है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, तो इंट्रो दिया आपने एक, ठीक है, ये इंट्रो दिया एक, इंट्रो देने के बाद में क्या है, पहला चैलेंज, दूसरा चैलेंज, मतलब पहला चैलेंज यहां लिख दिया क्या, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, ठीक है, इंटरनल डेमोक्रेसी, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। अब इसको एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी को कैसे एक्सप्लेन करोगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम दी टॉप पार्टी, जो टॉप पार्टी लीडर्स होते हैं, दे हैव मोस्ट ऑफ द पावर इन देयर हैंड, एंड ड्यू टू विच दी members at the lower level do not have the say in decision making process, and due to this the party lack the internal democracy। आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा लिख दिया क्या है, डायनेस्टिक सक्सेशन से जूझ रही होती है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, जहां पे क्या देखने को मिलता है कि कुछ फैमिलीज, कुछ कास्ट के लोग जो रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोमिनेट्स दी पॉलिटिकल पार्टी। ऐसे बोलते हैं ना, आपके पिताजी की पॉलिटिकल पार्टी है क्या, तो बोलते हैं हाँ मेरे ही पिताजी की पॉलिटिकल पार्टी और इसका उत्तराधिकारी मैं बनूंगा। तो कहने को पार्टी, लेकिन यहाँ पे क्या चला आ रहा है, वंशवाद चला आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, जो चारों चैलेंजेस हैं वो लिख के एक्सप्लेन कर देना। तो इंट्रो देना है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, डायनेस्टिक सक्सेशन, मनी एंड मसल पावर, डिक्लाइन ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस। मनी एंड मसल पावर में क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज एक चैलेंज ये फेस करती है कि कैंडिडेट्स विथ लॉट्स ऑफ मनी एंड मसल पावर, ठीक है,
पुश द जेन्युइन कैंडिडेट आउट ऑफ द रेस। ठीक है, ये एक चैलेंज है कि जिन लोगों के पास पैसा है और पावर है वो क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में ज्यादा अपना दबदबा जमा लेते हैं। डिक्लाइन ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस, डिक्लाइन ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस में क्या आ जाएगा, डिक्लाइन ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस की अगर हम बात करें तो उसमें आ जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, आइडेंटिकली बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होती, सब एक जैसी होती हैं। ठीक है, कोई चोर है तो कोई लुटेरे हैं, तो लोगों के पास में चॉइसेस नहीं होती है। इन्हें आपको एक्सप्लेन करना होगा इन सारे पॉइंट्स को। बनेगा ये वाला आंसर, ये भी अच्छा एक क्वेश्चन है, इसे लिखना। अगला सवाल, डिस्क्राइब द एफर्ट्स टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। डिस्क्राइब द एफर्ट्स टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। ठीक है, सॉरी, ठीक है, खत्म होने वाला है, मतलब ये बता दे रहा हूं आपको। तो डिस्क्राइब द एफर्ट्स टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। अब देखो क्या है, क्वेश्चन ओपन एंडेड है। एफर्ट्स टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, एफर्ट्स मेड भी नहीं लिखा है, ठीक है, या फिर व्हाट आर दी स्टेप्स ऑलरेडी टेकन, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। तो अब एफर्ट्स की बात की जा रही, तो एफर्ट्स में आपके सजेशन भी आ जाएंगे और जो किया जा चुका है वो भी आ जाएगा। तो यहां पे आपको फिर 5 नंबर के हिसाब से पूरा लिखना होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं कि देयर आर मल्टीपल स्टेप्स टेकन, ठीक है, एंड सजेशंस गिवन टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। दोनों चीजें लिखना है कि जो किया जा चुका है और जो किया जा सकता है। तो आप क्या लिखेंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ पास किया गया, कि जो डिफेक्शन होता था उस डिफेक्शन को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ पास किया गया। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ पास किया गया। एफिडेविट फाइल करना मैंडेटरी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आप इलेक्शन लड़ने आ रहे हो, खूब लड़ो, ठीक है, कुश्ती वाले फॉर्म में लड़ो, लेकिन उसके पहले ये बताओ कि आपके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल केसेस पेंडिंग तो नहीं है, आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ये एफिडेविट फाइल करना मैंडेटरी कर दिया। ठीक है, मैंडेटरी ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन एंड फाइलिंग ऑफ आईटीआर। पॉलिटिकल पार्टीज के पास पैसा ऐसा बहता है जैसे पानी, ठीक है, कहां से आता है, आईटीआर फाइल करो, जरा बताओ हमें। ठीक है, आईटीआर फाइल करो। उसी के साथ साथ क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस जो होते हैं वो मैंडेटरी कर दिए कि आप अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी। देखो जो समस्या है, आप डॉक्टर के पास जाओगे, सर बुखार आ रहा है, तो डॉक्टर क्या करेगा, बुखार आ रहा है तो बुखार की गोली देगा आपको। तो वैसे ही जो समस्या है, यहां समस्या क्या है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं दे आर सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी को खत्म कैसे किया जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे इलेक्शन करवाया जाए, सिंपल। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। फिर क्या है, लॉ शुड बी देयर टू रेगुलेट इंटरनल अफेयर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरनल अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए लॉ बनाया जाए। ठीक है, तो लॉ शुड बी देयर टू रेगुलेट इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज के जो मतलब ये तो स्टेप्स लिए जा चुके हैं। सजेशंस क्या है, तो सजेशन ये है कि ऐसे लॉज लाए जाएं जिससे क्या हो कि इंटरनल अफेयर्स को रेगुलेट किया जा सके, ताकि इंटरनल डेमोक्रेसी को एनहांस किया जा सके। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज अपना इंटरनल रजिस्टर मेंटेन करे, ये सारी चीजें रहे उसमें। क्लियर हुआ। पार्टी शुड गिव 1/3 सीट टू विमेन। ठीक है, एक ये सजेशन दिया गया क्या कि पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म कैसे किया जाना चाहिए। एक चैलेंज ये भी है कि पॉलिटिकल पार्टीज आर डोमिनेटेड बाय मेल्स। ठीक है, आप देखना कि रैलियों में, चुनाव में महिलाओं को सिर्फ किस लिए ले जाया जाता है कि थोड़ी सी उनकी संख्या दिख जाए, लेकिन पार्टी के टॉप लीडर्स, डिसीजंस ये अधिकतर कौन लेते हैं, मेल्स लेते हैं मोस्ट ऑफ दी पार्टीज में। तो इसके लिए क्या 1/3 सीट जो है विमेन के लिए रिजर्व कर दी जाए। ये यहां पे क्या है, यहां पे सीट जो रिजर्व करे वो तो कॉन्स्टिट्यूशन वाली चीज है। यहां पे बात की जा रही है कि पार्टी के अंदर जो टिकट बांटी जाएगी ना, वो टिकट का बांटना महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया जाए। ठीक है, 1/3 पोजीशंस जो रहे वो विमेन के लिए रिजर्व कर दी जाए, पार्टी के जो एक्टिव मेंबर्स और लीडर्स रहते हैं उनके लिए। तो इस तरह से एक सजेशन ये दिया गया। फिर क्या है जो बताया, पैसा। ठीक है, तो पैसा क्या होता है, पानी की तरह बहा दिया जाता है, हवा में उड़ा दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। कहां से आता है इतना पैसा, चलो आईटीआर फाइल करो। दूसरी चीज ये भी बोली जाती है कि स्टेट फंडिंग हो, सरकार सबको पैसा दे दे, लो इतना ले लो, चुपचाप इतने में ही अपना चुनाव करो। ठीक है, तो उससे क्या रहेगा कि जब मनी और मसल पावर जो इन्फ्लुएंस करता है पॉलिटिकल पार्टीज को, वो मनी एंड मसल पावर पॉलिटिकल पार्टीज को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। ठीक है, जो चैलेंज है तो उस चैलेंज को कैसे टैकल किया जा सकता है वो समझाया गया है। ठीक है, उसके आगे एक ये तो क्या है, ये सारे लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं। ठीक है, कुछ लिए जा चुके हैं, कुछ सजेस्ट किए जा रहे हैं। तो इसके अलावा भी क्या है, पब्लिक पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। उस पर मैंने आपको एक सवाल बता दिया है। ठीक है, तो अब इसी के साथ क्या होता है, अब इसी के साथ हमारा आज का जो अध्याय था वो होता है समाप्त। देते हैं यहां पे पूर्णाहुति। अब हाँ, यही वाली जो मुस्कान आपके चेहरे पे आई है ना, इसे आपको क्या करके रखना है, बचाए रखना है। क्यों, क्योंकि ऐसे ही धीमे धीमे होले होले आप सारी चीजें पढ़ते चलोगे, आपका सारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। एंड आई बिलीव इन यू कि आप बहुत बेहतरीन एग्जाम देके आने वाले हो। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, आज मिलेंगे अपन 8:30 बजे। तो देखिए, जो बच्चे इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो वो ढूंढना मत मुझे कि किधर गए सर। वो क्या है कि ये हमने शेड्यूल बना लिया था मार्च के महीने को मजेदार बनाने के लिए, इस तरह से शेड्यूल बना लिया था। तो जिस दिन आपको ये वीडियो लेक्चर मिलता है उसी दिन 8:30 बजे क्या रहता है, मतलब टाइमिंग्स आपको बता दी जाती है। और उसी क्लास में मैं डाउट सॉल्विंग ले लेता हूं, स्पेशल क्लास, फ्री स्पेशल क्लास, तो वहां पे आपके डाउट सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप यू एंजॉयड दी लेक्चर। ठीक है, एंजॉयड दी लेक्चर। अभी खत्म नहीं हुआ है, सुनो थोड़ा और, क्या कि लेक्चर खत्म हो गया लेकिन आपका काम खत्म नहीं हुआ है।
एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, वो लिख के देखना, अच्छे से लिख के देखना, ईमानदारी से देखना। मैं देख रहा हूं नहीं देख रहा हूं, ऊपर वाला जरूर देख रहा है आपको, ठीक है। तो अपना काम ईमानदारी से करते चलना, बाकी सारी चीजें जो है तो थिंग्स विल ऑटोमेटिकली फॉल इन योर लाइन। क्लियर हुआ? चलिए, तो अभी हम यहाँ पे पूर्ण विराम देते हैं और मिलेंगे आगे इसी तरह के एग्जाम पैक के लेक्चर्स के साथ। तब तक स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।